गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेज नंबर 69 ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट ओपन अप करेंगे। पेज नंबर 69, प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में बेटा एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, उसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, एज यू नो, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो ये तय करता है कि सप्लायर ने जो सप्लाई करी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। और प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन आप कैसे करते थे, तो आपको याद होगा प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन को लेकर के आईजीएसटी एक्ट ने प्रोविजंस बनाए हुए थे। गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकाली जाती है एंड सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकाली जाती है। सो फॉर एज प्लेस ऑफ सप्लाई एज टू द गुड्स इज कंसर्न, उसके लिए सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट यूज किया जाता है। सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट या फिर सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है वो यूज किया जाता है। जो अमेंडमेंट है हमारे पास वो बेटा सर्विसेज के रिलेशन में है, सर्विसेज के रिलेशन में है। तो सर्विसेज के रिलेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन को लेकर के एक स्लाइड चेंज किया गया है। वो चेंज क्या है देखिएगा, सिंपल एक बेयर रीडिंग करता हूं। सप्लाई ऑफ एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? एमआरओ सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट और इंजन्स एंड अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड पार्ट। अगर कोई सप्लायर है और वो कौन सी सर्विस दे रहा है? एमआरओ सर्विस, मेंटेनेंस रिपेयर की सर्विस। किसको? मेंटेनेंस रिपेयर किस चीज का? तो एयरक्राफ्ट का या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन्स या उसके किसी कंपोनेंट पार्ट का। बेसिकली एक सप्लायर एयरलाइंस को एमआरओ सर्विस अगर दे रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की गई है। इन सर्विसेज को सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में नोटिफाई कर दिया गया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में नोटिफाई कर दिया गया है और नोटिफाई करके इनका प्लेस ऑफ सप्लाई वो चेंज कर दिया गया है, वो फिक्स कर दिया गया है एज टू द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। इनका अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई होता था प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में नोटिफिकेशन इशू करके उस प्लेस ऑफ सप्लाई को लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। दैट इज द सिंपल अमेंडमेंट। ठीक है जी। अमेंडमेंट क्यों हुई, क्या लॉजिक रहा, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले समरी ऑफ द अमेंडमेंट क्या है। एमआरओ सर्विसेज जो कि एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के इंजन्स पार्ट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में दी जाती है बेसिकली एयरलाइंस इंडस्ट्री को, तो उन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया गया है। आज की डेट में उनका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बना दिया गया है। अमेंडमेंट से पहले उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, कहानी का बेस क्रक्स क्या है, जरा आप उसको समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, रिकलेक्ट करिएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस का कोई ट्रांजैक्शन अगर किया जाता है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए या तो आप सेक्शन 12 पढ़ते हैं या फिर आप पढ़ते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 12 आप कब पढ़ते हैं? अगर सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में होते हैं और इनके बीच में कोई सर्विस ट्रांजैक्शन होता है तो पीओएस जो है वो सेक्शन 12 के हिसाब से निकाला जाता है। एंड सेक्शन 12 ने टेस्ट बना रखे होते हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट हैं और रेजिडरी टेस्ट भी है जिसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो निकाला जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर इंडियन पार्टी नहीं है, फॉरेन पार्टी है। देखो, अगर दोनों पार्टी इंडियन पार्टी है तो सेक्शन 12 के हिसाब से पीओएस निकलेगा, और अगर एक भी पार्टी फॉरेन पार्टी है तो फिर सेक्शन 12 के हिसाब से पीओएस नहीं निकलता है। देन सेक्शन 13 के हिसाब से पीओएस जो है वो निकाला जाता है। लॉ का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है? अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडियंस है तो पीओएस इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 12 में फिक्सअप किया है। लेकिन अगर एक भी पार्टी फॉरेन पार्टी है, जिसका बेसिकली मतलब ये हो गया ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया, तो फिर उसका पीओएस जो है वो सेक्शन 12 नहीं सेक्शन 13 के हिसाब से निकाला जाता है। एंड आप सभी जानते हैं सेक्शन 12 में पीओएस निकालने के जो टेस्ट हैं वो अलग है, सेक्शन 13 में पीओएस निकालने के टेस्ट जो हैं वो अलग है। और ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिसमें फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमारी गवर्नमेंट को पीओएस अपनी मनमर्जी से निकालने की छूट नहीं है, उन्हें इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से पीओएस निकालना पड़ता है। और उन्होंने सेक्शन 13 जो है वो उन्हीं इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया हुआ है। पर अगर सप्लाई ट्रांजैक्शन में एक भी पार्टी फॉरेन पार्टी नहीं है
दोनों ही डोमेस्टिक पार्टी हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी फ्रीडम है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो फिक्सअप कर सकती है। तो उन्होंने सेक्शन 12 में अपनी मनमर्जी से पीओएस बना रखे हैं, लेकिन सेक्शन 13 में इंटरनेशनल पार्टी इन्वॉल्व होने की वजह से उन्होंने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड पीओएस जो है वो बनाए हुए हैं। अच्छा, और सेक्शन 13 में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सेक्शन 13 में उन्होंने एक सबसेक्शन 13 भी बनाया हुआ था। सेक्शन 13 में उन्होंने एक सबसेक्शन 13 भी बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था, वैसे तो सेक्शन 13 ने पीओएस बनाने के बहुत सारे टेस्ट दिए हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन अगर कभी उन टेस्ट के एप्लीकेशन की वजह से जो रिजल्ट आते हैं वो अनइंटेंडेड रिजल्ट आ जाते हैं। अनइंटेंडेड से मतलब या तो वो सप्लाई ट्रांजैक्शन टैक्स ही नहीं होता, या फिर वो जो है वो डबली टैक्स हो जाता है। देन इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो उस अनइंटेंडेड सिचुएशन के रिजल्ट को चेंज कर दे और उसका पीओएस जो है वो नया नोटिफाई कर दे। और वो नया कैसे नोटिफाई करेंगे और क्या नोटिफाई करेंगे, तो 1313 में ये लिखा हुआ था कि कभी भी अगर किसी सर्विस का सेक्शन 13 के केस में अनइंटेंडेड रिजल्ट आ रहा है तो गवर्नमेंट उस सर्विस का उस सिचुएशन में पीओएस बदल करके नया पीओएस नोटिफाई कर सकती है। उसके लिए वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, और जो नया पीओएस नोटिफाई करेंगे वो नया पीओएस क्या होगा, वो होगा उस सर्विस का प्लेस जहां पर वो इफेक्टिवली यूज और एंजॉय की गई है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 का मैंने यहां क्रक्स लिखा, इसमें गवर्नमेंट के पास पावर थी कि सेक्शन 13 में पीओएस अगर अनइंटेंडेड रिजल्ट दे रहा है तो गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो नोटिफाई कर सकती है पीओएस ऑफ एनी सर्विस एज प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट। और बेटा इनफैक्ट सेक्शन 1313 से पावर लेकर के गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन इशू किया था 4/2019, और उसमें R&D सर्विसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जब दी जाती थी तो उस पर कुछ अनइंटेंडेड रिजल्ट आ रहे थे और उन्होंने उसका नया पीओएस जो था वो फिक्स करके दिया था। अब बेटा ऐसे ही एमआरओ सर्विसेज जो दी जा रही थी उनका पीओएस सेक्शन 13 में जब नॉर्मल तरीके से निकाला जा रहा था तो वो 13(3)A में निकाला जा रहा था, लेकिन वो कुछ अनइंटेंडेड रिजल्ट दे रहा था, और उस अनइंटेंडेड रिजल्ट को टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट ने एमआरओ सर्विसेज का पीओएस 13(3) से बाहर करके 1313 के नोटिफिकेशन में नए तरीके से फिक्सअप करके बताया। 1313 का जो नोटिफिकेशन लास्ट ईयर इन्होंने इशू किया था उसमें उन्होंने एक सीरियल नंबर 2 पर एंट्री इंट्रोड्यूस करी, जिसमें उन्होंने एमआरओ सर्विसेज की सप्लाई जो कि एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन या पार्ट्स के रिस्पेक्ट में दी जाती है उसका पीओएस उन्होंने नोटिफाई करके चेंज करके लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो फिक्स कर दिया। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो फिक्स कर दिया। तो ये तो बात हुई बिल्कुल लिटरली बात करने की कि अमेंडमेंट क्या हुई है। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट क्यों की गई है उसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको ये इफेक्टिवली ऑटोमेटिकली जो है वो रिटेन रह जाएगी। उसके लिए बेटा थियोरेटिकल डिस्कशन मैंने सारा नीचे लिखा हुआ है। एमआरओ इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल इंडस्ट्री वो क्या दिक्कत फेस कर रही थी और किस वजह से अमेंडमेंट की गई है, सब टेबुलर फॉर्मेट में जो है वो प्रेजेंटेड है। नेक्स्ट पेज पर बेटा एक डायग्राम भी दिया गया है, एक चार्ट भी दिया गया है, मैं उसकी मदद से आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट यूज करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी एमआरओ सर्विसेज में वो प्रॉब्लम समझना और फिर कैसे मैनेज किया गया है वो देख लेना। बेटा आप प्रिज्यूम करो कि कोई एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है इन इंडिया, एयर इंडिया लेट्स सपोज प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज दे रही होंगी और जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगी। मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं कि एयरलाइंस दे रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बेसिकली एयर ट्रैवल सर्विस। पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनिए। अब ये जो एयर ट्रैवल सर्विस देते हैं उस एयर ट्रैवल सर्विस के ऊपर जीएसटी में बेटा जो एप्लीकेबल रेट है उसकी थोड़ी सी पोजीशन सुनो। एप्लीकेबल रेट जो हैं जीएसटी के वो जीएसटी वालों ने रखे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप इकोनॉमी क्लास की एयर ट्रैवल सर्विस दे रहे हैं या फिर नॉन इकोनॉमी मतलब बिजनेस क्लास की एयर ट्रैवल सर्विस दे रहे हैं। अगर एयरलाइंस जो एयर ट्रैवल सर्विस दे रही है वो इकोनॉमी क्लास की सर्विस दे रही है तो जीएसटी के टैक्स रेट कम रखे गए हैं।
कम रेट से जीएसटी एयरलाइंस को पे करना पड़ता है। लेकिन अगर वो नॉन इकोनॉमी मतलब बिजनेस क्लास की ट्रैवल सर्विस दे रही है तो फिर जीएसटी रेट जो है वो हायर रखे गए हैं 12%। रेट्स यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सभी पॉइंट सुनते रहिएगा। तो देयर इज सम एयरलाइंस विच इज प्रोवाइडिंग एयर ट्रैवल सर्विस, और सेक्टर में एयर ट्रैवल सर्विस के सेक्टर में वो कहते हैं जी अगर बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल सर्विस दे रहे हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगेगा और आप अपने सारे आईटीसी लेते हुए जो होगा वो काम करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इकोनॉमी क्लास की सर्विस दे रहे हैं, आप एयर ट्रैवल में इकोनॉमी क्लास बेचते हैं, तो फिर आपको टैक्स रेट से 5% रहेगा, और क्योंकि हमने टैक्स कम रेट से लगा रखा है तो आपको कोई भी आईटीसी जो होंगे वो नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस, एक्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस। बिजनेस क्लास की सर्विस है तो पे जीएसटी एट 12% एंड अवेल ऑल द क्रेडिट इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस। इकोनॉमी क्लास की सर्विस दे रहे हो तो टैक्स रेट इज कंसेशनल 5%, पर आपको अब क्रेडिट में इनपुट या कैपिटल गुड्स के क्रेडिट नहीं मिलेंगे, हाँ इनपुट सर्विस के क्रेडिट जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे। अब बेटा एयरलाइंस जनरली इंडिया में जो एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं वो जनरली एयरक्राफ्ट क्या इंपोर्ट करती हैं, यस। और जब वो एयरक्राफ्ट का इंपोर्ट करती हैं तो कस्टम्स एंड आईजीएसटी एप्लीकेबल होता होगा, ठीक है जी। अब एयरलाइंस अगर बिजनेस क्लास की सर्विस देती होगी तो वो इस एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ले पाती होंगी, लेकिन अगर वो जो है वो इकोनॉमी क्लास वाली सर्विस देती होंगी तो वो इसका क्रेडिट नहीं ले पाती होंगी क्योंकि वहाँ कंसेशनल रेट से टैक्स किया जाता है। अच्छा, एयरक्राफ्ट अगर बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कभी कोई पार्ट अगर खराब होगा तो क्या उस पार्ट को भी इन जनरल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस। और वो पार्ट कस्टम से क्लियर कराओगे बाय पेइंग कस्टम्स एंड आईजीएसटी। एंड अगेन ये जो पार्ट है ये आपका या तो इनपुट होगा या कैपिटल गुड्स होगा। नॉन इकोनॉमी क्लास के केस में तो आप इसका आईटीसी आईजीएसटी का ले पाओगे, इकोनॉमी क्लास के केस में आप इसका आईटीसी जो होगा वो नहीं ले पाओगे। खैर, अब ये तो है एयरलाइन इंडस्ट्री की बात की, एयरलाइन इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। अब सुनिएगा, एयरलाइन सर्विस देने के लिए जो एयरक्राफ्ट यूज़ करती हैं वो एयरक्राफ्ट बेटा, क्योंकि इसमें पैसेंजर ट्रैवल होता है तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि कोई भी एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को जब रन करेगी इंडिया में तो वो एयरक्राफ्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम बेसिस पर कराएगी, और वो मेंटेनेंस उन्हें सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से ही कराना पड़ेगा। अब वो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है। हम दोनों सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। पहले हम बात करते हैं, लेट्स सपोज ये जो हमारी एयरलाइंस है ये अपने एयरक्राफ्ट की रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस इंडिया में किसी डोमेस्टिक सप्लायर से लेती है। लेट्स सपोज एक्स लिमिटेड इज़ अ कंपनी जो कि एयरलाइंस को मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं एमआरओ सर्विसेज। एमआरओ सर्विसेज, अब बेटा जो एमआरओ सर्विसेज के सप्लायर हैं इनको लेकर के जीएसटी में अभी रिसेंट में जो है वो चेंज हुआ है। इनके ऊपर एप्लीकेबल रेट का जो है वो चेंज किया गया है। वो क्या चेंज किया गया है कि एमआरओ सर्विसेज के जो सप्लायर थे, एमआरओ सर्विसेज को जीएसटी वाले 18% की रेट से टैक्स करते थे, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंट में इसके ऊपर नई रेट 5% की कर दी है। अच्छा, रेट्स एज सच एज स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, पर डिस्कशन के पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी रिसेंट में ही चेंज हुई है। एमआरओ सर्विसेज पर जो ऑलरेडी रेट चल रही थी वो 18% की थी, और उन्होंने इस सेक्टर पर रेट में ज़बरदस्त रिडक्शन किया है और रेट को सिर्फ 5% कर दिया है। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने इस रेट को रिड्यूस करने के बावजूद भी आईटीसी नहीं छीने हैं, आईटीसी एज इट इज़ रखे हैं। तो एमआरओ सर्विसेज के सप्लायर रेट चेंज से पहले 18% का जीएसटी देते थे और आईटीसी लेते थे। अब लेकिन वो सिर्फ 5% का जीएसटी देंगे, कम देंगे, लेकिन फिर भी अपना पूरा आईटीसी जो होगा वो क्लेम करेंगे। दिस इज रेट चेंज फॉर द एमआरओ सर्विसेज। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसको हम साइड कर लेते हैं। एग्जाम में डिस्कशन है प्लेस ऑफ सप्लाई का विच इज रिलेवेंट। अब जरा उसकी बात सुनो।
अब बेटा ये जो एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इसका क्लाइंट कौन है? एयर इंडिया। ठीक है जी। तो अब बेटा ये इंडियन कंपनी ने इंडिया की एक एयरलाइंस को एमआरओ सर्विस दी। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेस ऑफ सप्लाई इस एमआरओ सर्विस का निकालना है तो कौन से सेक्शन के हिसाब से निकलेगा? सेक्शन 12 के हिसाब से। सेक्शन 12 के हिसाब से। वाई सेक्शन 12? बिकॉज द सप्लायर इज एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेसिपिएंट इज अगेन एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया. Since both the supplier and recipient are located in India, then place of supply has to be determined as per the provision of section 12. अच्छा, अब सेक्शन 12 में एमआरओ सर्विस जब दी जाएगी तो सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो आपको याद है सेक्शन 12 में बहुत सारी सर्विसेज के तो स्पेसिफिक टेस्ट थे और जिन सर्विसेज के स्पेसिफिक टेस्ट नहीं थे उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में निकाला जाता था रेजिडरी कैटेगरी में. अब एमआरओ की सर्विस बेटा एक ऐसी सर्विस है जिसका सेक्शन 12 ने कोई स्पेसिफिक टेस्ट लेट डाउन नहीं किया था और क्योंकि कोई स्पेसिफिक टेस्ट लेट डाउन नहीं किया था तो इस सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई रेजिडरी कैटेगरी में सेक्शन 12 में बनेगी. और 12 सब सेक्शन 2 कहता था पीओएस जो होगा वो डिपेंड करेगा कि सप्लाई B2B सप्लाई है या फिर B2C सप्लाई है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को है या फिर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को है. अच्छा, अब एमआरओ सर्विस किसको दी जाती है? एयरलाइंस को. एंड एयरलाइंस इन जनरल जीएसटी में क्या होंगी? रजिस्टर्ड. और क्योंकि ये सप्लाई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को है, B2B सप्लाई है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) में क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. अब हमारा सप्लायर कहाँ का है? इंडिया का. और इसकी पीओएस क्या निकलेगी? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. और रेसिपिएंट भी इंडियन है तो अल्टीमेटली क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया की ही निकलेगी? यस. तो अगर सप्लायर हमारे पास इंडिया का है, लेट्स सपोज स्टेट ए में, रेसिपिएंट भी हमारे पास इंडिया का है और स्टेट ए में ही है, तो फिर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी CGST SGST वाली. और अगर सप्लायर रेसिपिएंट इंडिया का ही है लेकिन दूसरे स्टेट का है तो फिर ये इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी IGST वाली. कहने का मतलब इन एनी केस इस सप्लाई के ऊपर GST जो होगा वो अप्लाई हो जाएगा और GST इस वाली केस में रिवर्स चार्ज में है नहीं, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से ये जो होगा एमआरओ सर्विसेज का सप्लायर इस GST को जो होगा वो पे करेगा. तो हमारी पोजीशन क्या होती थी? इंडियन सप्लायर जो कि एमआरओ सर्विसेज इंडियन एयरलाइंस को देता था, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में बनता था जो कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनता था एंड अकॉर्डिंगली उसकी सप्लाई इंडियन सप्लाई बनती थी और उसके ऊपर ईदर CGST SGST या फिर IGST की लायबिलिटी आती थी जो कि इस सप्लायर को FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो थी वो पे करनी होती थी. पहले 18% की रेट से पे करना होता था ITC लेते हुए, आज की डेट में 5% की रेट से पे करना है ITC लेते हुए. अच्छा, अब ये एमआरओ सर्विस वाला क्या करेगा? ये जब इस एयरलाइंस को सर्विस देगा तो अपने सर्विस के चार्जेस लेगा और GST जो इसे पे करना है वो ये साथ में लगा करके जो होगा वो एयरलाइंस को दे देगा. और एयरलाइंस वाला क्या इस सर्विस के ITC ले पाएगा? तो आंसर इज यस. अगर वो बिजनेस क्लास वाला है तो वो वैसे ही ले पाएगा क्योंकि उसे सारे ITC मिलते हैं. अगर वो इकोनॉमी क्लास वाला है तो भी वो ले पाएगा. क्यों? क्योंकि इनपुट सर्विस के उसे ITC मिलते हैं. आर यू ओके विद दिस? चलिए, अब लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी वो दिक्कत सुनो. अब बेटा बहुत सारी एयरलाइंस जिस एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है जनरली वो इम्पोर्टेड होते हैं और क्योंकि वो इम्पोर्टेड होते हैं उनके पार्ट्स भी टाइम टू टाइम बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं. इन एयरक्राफ्ट की इन जनरल मेंटेनेंस रिपेयर जब करानी पड़ती है तो वो मेंटेनेंस रिपेयर जनरली बाहर से करानी पड़ती है. हमारे पास इंडिया में भी सप्लायर हैं जो मेंटेनेंस रिपेयर करते हैं लेकिन नॉर्मली एयरलाइंस की टेंडेंसी क्या रहती है कि भाई साहब अगर एयरक्राफ्ट बाहर से लिया है तो इसमें अगर कोई तकनीकी खराबी लग रही है, इसके पार्ट में कोई खराबी लग रही है तो मेंटेनेंस रिपेयर भी बाहर से ही कराई जाए तो रिलेटिवली अच्छी मिलेगी. तो एयरलाइंस ने क्या किया? मान लीजिए किसी फॉरेन सप्लायर को कहा कि आपको जो है हमें एमआरओ सर्विस देनी है, आपको हमें एमआरओ सर्विस देनी है. अब सुनिएगा, अब हमारी जो एयरलाइंस है जो इंडिया में है
वो एमआरओ सर्विस अब की बार किससे ले रही है, फॉरेन के सप्लायर से। और उस सर्विस के लेने के लिए ये क्या करते हैं, उस एयरक्राफ्ट या फिर पार्ट को बाहर भेज देते हैं और वहाँ से रिपेयर करने के बाद उसे वापस इंडिया में जो है वो ले आते हैं। अब बेटा अब ये जब फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस लेते हैं तो जरा चेन को अब ध्यान से पढ़िएगा। नाउ फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस ली गई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर अब की बार क्या है, आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अब की बार क्या है, इन इंडिया। और बेटा क्योंकि अब एक पार्टी फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व हो गई है तो पीओएस अब की बार जो निकलेगा वो सेक्शन 12 में नहीं निकलेगा, पीओएस अब की बार कहाँ निकलेगा, सेक्शन 13 में। पीओएस कहाँ निकलेगा, सेक्शन 13 में। एंड सेक्शन 13 में अगर इस एमआरओ सर्विसेज का पीओएस हम निकालते हैं तो बेटा अमेंडमेंट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एमआरओ सर्विसेज अगर कोई फॉरेन सप्लायर एयरक्राफ्ट के लिए देता था तो उसका जो पीओएस था वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में फॉल करता था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्या था, याद कराता हूँ। 13 सबसेक्शन 3 ये कहता था कि अगर कोई सर्विस दी जा रही है किसी सप्लायर के द्वारा, लेकिन वो सर्विस ऐसी है जो गुड्स के रिस्पेक्ट में दी जा रही है, एंड सर्विस बाय नेचर ऐसी है कि सप्लायर इन गुड्स के रिस्पेक्ट में वो सर्विस तभी दे पाएगा जब उसका रेसिपिएंट उन गुड्स को उसके पास फिजिकली अवेलेबल कराएगा। सप्लायर सर्विस दे रहा है गुड्स के रिस्पेक्ट में और वो सर्विस बाय नेचर ऐसी है कि वो सर्विस तभी दे पाएगा जब जो रेसिपिएंट होगा वो उन गुड्स को उसके पास फिजिकली अवेलेबल कराएगा। तो ऐसे केसेस में ये सर्विस का पीओएस सेक्शन 13(3)(a) में निकाला जाता था, जो ये कहता था पीओएस होगा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर वो सर्विस जो है वो परफॉर्म की जाएगी। अब बेटा ये एमआरओ बाय नेचर कैसी सर्विस थी कि एयरलाइंस वाले अपने एयरक्राफ्ट या फिर पार्ट जिसकी भी वो मेंटेनेंस रिपेयर कराना चाहते हैं उनको वो इस सप्लायर को अवेलेबल कराते थे बाहर भेज करके, और जब रेसिपिएंट अवेलेबल कराता था वो एयरक्राफ्ट या पार्ट तो ही सप्लायर उसकी मेंटेनेंस रिपेयर की सर्विस परफॉर्म कर पाता था। तो इस सर्विस का पीओएस कहाँ बनता था, 13(3) एंड टू बी मोर स्पेसिफिक 13(3)(a) में, और वो पीओएस बनता था बेटा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। और मुझे बताओ फॉरेन सप्लायर ने कहां पर मेंटेनेंस और रिपेयर करी है, आउटसाइड इंडिया, तो इसका पीओएस क्या बनता था, आउटसाइड इंडिया। इसका पीओएस क्या बनता था, आउटसाइड इंडिया। क्लास ध्यान देगी, क्लास ध्यान देगी। अब सप्लायर कहां का है, आउटसाइड इंडिया, और इस सर्विस का पीओएस कहां निकलता था, अमेंडमेंट से पहले निकलता था आउटसाइड इंडिया। तो अब अगर कोई फॉरेन का सप्लायर बाहर कोई सर्विस देता है तो आप जानते हैं वो सर्विस इंडिया में टैक्स नहीं होती है, बिकॉज वो सर्विस ना तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है इंडिया में, ना ही वो इंटर स्टेट सप्लाई है। अगर कोई फॉरेन का सप्लायर किसी सर्विस को बाहर ही प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस इंडिया में टैक्स नहीं होती है, बिकॉज वो सर्विस ना तो इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में आती है, ना ही वो इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। जिसका रिजल्ट क्या हो रहा था, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट हो रहा था कि एयरलाइंस अगर इंडिया में किसी कंपनी से एमआरओ सर्विस लेती थी तो उस कंपनी के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती थी जो वो उनसे इनवॉइस में चार्ज करके लेती थी। लेकिन अगर वही एमआरओ सर्विस वो इंडियन कंपनी से ना लेकर के फॉरेन सप्लायर से लेते थे तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस थे उनके हिसाब से इस वाले ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती थी, तो उन्हें सिर्फ सप्लायर को सर्विस चार्जेस जो थे वो पे करने पड़ते थे। अब मैं आपसे पूछूं, एज एन एयरलाइंस, आप इंडिया की एक एयरलाइंस है, आप इंडिया वाले से एमआरओ सर्विस लेंगे तो वो बिल में चार्ज विद जीएसटी लेगा, फॉरेन वाले से लेंगे तो वो सिर्फ सर्विस चार्ज लेगा। तो आप किससे ये सर्विस लेना पसंद करेंगे? तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस सा आंसर है कि एयरलाइंस वाला जो होगा वो फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस लेना पसंद करेगा, बिकॉज उस सर्विस पर कोई सर्विस चार्ज लायबिलिटी नहीं बनती है, सिर्फ चार्ज पे करने हैं सप्लायर को और सर्विस मिल जाएगी। इंडियन सप्लायर के पास जाता हूं तो चार्ज भी पे करूंगा और जीएसटी भी दूंगा, नो डाउट उस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा, जीएसटी का आईटीसी मिलेगा, पर एक बार के लिए मेरे कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल का फ्लो तो जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरी ऑब्वियस सी चॉइस क्या रहेगी कि मैं फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस लूं।
आर यू ओके विद दिस? अच्छा, नाउ क्रक्स की बात सुनो। अब बेटा जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे एमआरओ सर्विसेज के, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। जो डोमेस्टिक प्लेयर थे एमआरओ सर्विसेज के, जो इंडियन सप्लायर्स थे एमआरओ सर्विसेज के, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला जी ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है जीएसटी के लॉ में ये प्रॉपर नहीं है। हम इंडियन सप्लायर डोमेस्टिक प्लेयर अगर यहाँ इंडियन एयरलाइंस को सर्विस दे रहे हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी का चार्ज बनता है, तो हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। लेकिन अगर वही एयरलाइंस फॉरेन प्लेयर से एमआरओ सर्विस लेती है तो विदाउट एनी जीएसटी बर्डन उन्हें वो सर्विस मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी टेंडेंसी है कि वो बाहर वाले सप्लायर से ही एमआरओ सर्विस ले रही है। हमारा बिजनेस तो चौपट होता जा रहा है। तो आपको ये टेक केयर करना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने सर्विस दी, हमारे ऊपर जीएसटी है, लेकिन फॉरेन वाले ने दी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स को कंपेरेटिव एडवांटेज मिल रहा है। कस्टमर उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट करी यू शुड टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, एयरलाइंस इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम में था, तो गवर्नमेंट ने भी इस सिचुएशन को एक्नॉलेज किया और उन्होंने बोला जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट करनी है। डोमेस्टिक प्लेयर्स अगर उनकी सर्विस पर जीएसटी का बर्डन है तो फिर फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर भी जीएसटी लायबिलिटी जो है वो आनी चाहिए। और बेटा अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्शन 13 में इस ट्रांजैक्शन की जो प्लेस ऑफ सप्लाई अदरवाइज 13(3)(a) में फॉल कर रही थी, उन्होंने इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दी। उन्होंने इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो थी वो चेंज कर दी। अच्छा, और प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज करने के लिए उन्होंने 13(3)(a) इसको चेंज नहीं किया, इसमें अमेंडमेंट नहीं करी, रेदर देन उन्होंने इसको रेक्टिफाई करिएगा, उन्होंने सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 को यूज़ किया। उन्होंने सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 को यूज़ किया। आई वुड लाइक टू रिपीट, ये वाला जो ट्रांजैक्शन था फॉरेन सप्लायर की एमआरओ सर्विस वाला, उन्होंने इस पर जीएसटी इंपोज करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज किया। प्लेस ऑफ सप्लाई जो उन्होंने चेंज किया उसके लिए उन्होंने 13(3) में जो टेस्ट लिखा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया, रेदर देन उन्होंने 13(13) में जो उनके पास स्पेशल पावर होती थी कि वो अनइंटेंडेड रिजल्ट्स अगर उन्हें दिखाई दे तो वो किसी भी सर्विस का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पीओएस चेंज कर सकते थे, उन्होंने उस पावर को यूज़ किया और 13(13) का नोटिफिकेशन जो कभी पहले उन्होंने R&D सर्विसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए यूज़ किया था, उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने इस पॉइंट को भी ऐड करके जो था वो नया प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाई किया। और उन्होंने नया प्लेस ऑफ सप्लाई जो 13(13) में बोला वो बोला लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 13(13) से ये जो नया प्लेस ऑफ सप्लाई आया, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ सुनो। अब सप्लायर कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट कहाँ का है, इन इंडिया। तो बाहर का सप्लायर अब इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है और उस ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर द अमेंडेड प्रोविजन उन्होंने कहाँ डाल दिया, इंडिया में। तो नेट रिजल्ट अब पता है क्या हो गया, अब नेट रिजल्ट ये हो गया कि बाहर के एक पर्सन ने इंडिया के रेसिपिएंट को इंडिया में सर्विस की सप्लाई करी और बाहर का सप्लायर जब इंडियन रेसिपिएंट को इंडिया में सप्लाई करता है तो आप जानते हैं ये ट्रांजैक्शन फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाता है। ये ट्रांजैक्शन फिर क्या बन जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस जब कोई ट्रांजैक्शन बन जाता है तो आप ये जानते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी अट्रैक्ट होता है अंडर आरसीएम। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी अट्रैक्ट होता है अंडर आरसीएम। तो विद दिस चेंज अब क्या होगा आज की डेट में अमेंडमेंट के बाद अगर एयरलाइंस किसी फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस लेगी, अमेंडमेंट के बाद अगर आज की डेट में इंडिया में लोकेटेड कोई एयरलाइंस फॉरेन के सप्लायर से एमआरओ सर्विस लेगी तो उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में निकलेगा बिकॉज ऑफ 13(13), जिसकी वजह से अब ये ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई होगा, जिसकी वजह से इस पर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी जो कि आरसीएम में अब इस एयरलाइंस को जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद वो उसका आईटीसी ले लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बेटा वो क्रिएट हो गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे क्रिएट हो गई, अब एयरलाइंस डोमेस्टिक प्लेयर से एमआरओ सर्विस ले
तो भी जीएसटी पेड मिलेगी, और अगर वो फॉरेन सप्लायर से एमआरओ सर्विस लेगी तो उस पर भी जीएसटी पेड होगा। तो दोनों ही केस में अब सर्विस जो होगी वो जीएसटी लायबिलिटी को अट्रैक्ट करेगी। वो आईटीसी ले लेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट दोनों ही केस में अब जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्रिएट हो गई है। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू यू। तो बेटा अब जरा देख लो उन्होंने किया क्या। 1313 में नोटिफिकेशन जो उन्होंने इशू किया था कभी R&D सर्विसेज के लिए, उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने एमआरओ सर्विसेज को भी सेपरेट पॉइंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द नोटिफिकेशन नंबर 4/2019। ये लास्ट ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जब इन्होंने R&D सर्विसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई नोटिफाई किया था। अब इसको इन्होंने अमेंड किया और अमेंड करके इन्होंने एमआरओ सर्विसेज को भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हुए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताया। अब यहाँ वो क्या कहते हैं देखिएगा, सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विसेज, एमआरओ सर्विसेज किसके रिस्पेक्ट में, एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स। ये आप स्पेशल ध्यान में रखना बेटा। एमआरओ सर्विसेज शिप के लिए भी दी जा सकती हैं और बहुत चीज़ों के लिए दी जा सकती है, लेकिन हम हर एमआरओ सर्विस की नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमआरओ सर्विस जो कि एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट के इंजन्स या अदर उसके कंपोनेंट या पार्ट्स के रिस्पेक्ट में दी जा रही है। ठीक है, किसको, सप्लाई टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो एयरलाइंस को हमने एमआरओ सर्विस दी इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट या इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स और पार्ट, और एयरलाइंस को जो हमने ये सर्विस दी है वो किस लिए दी है, फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये सर्विस जब दी जाएगी तो ये नोटिफिकेशन अब ये कहता है इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब आपको जो अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई होता था वो नहीं लेना, जो हम नोटिफाई कर रहे हैं वो लेना है। और क्या लेना है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो 1313 ने क्या किया, पीओएस जो है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो फिक्सअप करके दे दिया। सो मेरे ख्याल से ये चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अमेंडमेंट से पहले फॉरेन सप्लायर जब एमआरओ सर्विस देता था तो उसका पीओएस 13(3)A में निकलता था, जो कि आउटसाइड इंडिया निकलता था, जो कि इस सर्विस को टैक्स फ्री रखता था। लेकिन आज की डेट में 1313 अप्लाई किया जाएगा और पीओएस इंडिया में निकलेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड अकॉर्डिंगली ये इंपोर्ट में आ जाएगा और इस पर जीएसटी लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। आर यू ओके विद दिस? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो ये सब बेटा मैंने टेबुलर फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करके दे दिया है। देख लीजिए, इंडियन सप्लायर है, ये एमआरओ सर्विस दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इंडियन रेसिपिएंट है, डोमेस्टिक एयरलाइंस को दे रहे हैं। तो अगर डोमेस्टिक इंडियन सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है एयरक्राफ्ट के इंजन्स वगैरह के रिस्पेक्ट में, तो सेक्शन 12 में पीओएस निकलता है, 12 में 12(2) में निकलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट निकलता है, और पीओएस क्योंकि इंडिया में निकलता है तो ये सर्विस इंडिया में टैक्स होती है, और डोमेस्टिक एमआरओ कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता है। वो जीएसटी चार्ज करते हैं और सामने वाला उसका आईटीसी लेता है। और प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या सेक्शन 12 वाले केसेस में कोई अमेंडमेंट हुई है? नो। सेक्शन 12 जैसा लगता था वैसे ही लगेगा। अमेंडमेंट कहाँ हुई है? सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 जहां लगता था वहां पर अमेंडमेंट हुई है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और सेक्शन 13 की सिचुएशन क्या है? फॉरेन सप्लायर है एमआरओ सर्विस का, उसने इंडियन रेसिपिएंट को एमआरओ सर्विस दी है, उसके एयरक्राफ्ट या फिर पार्ट्स के मेंटेनेंस रिपेयर उसने किए हैं, तो पीओएस इसका सेक्शन 13 में बना, और पहले इसका पीओएस 13(3)B में बनता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब इसका पीओएस सेक्शन 1313 रेड विद द नोटिफिकेशन जो होगा वो पीओएस क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बेसिकली इंडिया। पहले ये सर्विस का पीओएस बाहर निकलता था, तो क्योंकि पीओएस बाहर निकलता था तो ये सर्विस टैक्स ही नहीं होती थी और इंडियन रेसिपिएंट को ये विदाउट जीएसटी बर्डन मिल जाती थी। लेकिन अब पीओएस इंडिया में निकलेगा तो अकॉर्डिंगली इस सर्विस पर टैक्स लगेगा, आरसीएम के साथ आपको आईटीसी मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट अब ये सर्विस आपको टैक्स पेड हो करके ही मिलेगी। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द चार्ट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन।
अच्छा बेटा, फिर उसके बाद ये जो चार्ट मैंने मेंशन किया, इस चार्ट में एक स्पेशल पॉइंट और इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बेटा ये जो डोमेस्टिक प्लेयर है, इसके पास क्या कोई फॉरेन की एयरलाइंस भी आ सकती है? हाँ, फॉरेन की एयरलाइंस भी आ सकती है। अब मान लीजिए इस डोमेस्टिक प्लेयर के पास कोई फॉरेन की एयरलाइंस आती है और वो ये कहती है जी हम आपसे MRO सर्विस लेना चाहते हैं और उसके लिए हम आपके पास जो होगा ये पार्ट्स वगैरह जो होगा वो भेजेंगे और आप उसको रिपेयर करके जो होगा वो हमें वापस भेज देना। आर यू ओके विद दिस? तो बेटा तीसरी सिचुएशन हम विजुलाइज कर रहे हैं। सप्लायर है फॉरेन का, सप्लायर है इंडिया और रेसिपिएंट एयरलाइंस कहाँ की है? फॉरेन की। ठीक है जी, ये मैंने इधर लिख दिया रेसिपिएंट। ठीक है, और इधर डायग्राम के नीचे मैंने थर्ड सिचुएशन दी कि इंडियन सप्लायर है और इसके पास फॉरेन की एयरलाइंस आई है एज रेसिपिएंट और वो ये कह रही है जी आपको हम एयरक्राफ्ट या फिर उसका इंजन या पार्ट जिसकी भी हमें सर्विसिंग करानी है वो हम आपको भेज रहे हैं और आप उसकी मेंटेनेंस रिपेयर करके जो है वो हमारे पास भेज देना। नाउ अब बेटा अगेन वन ऑफ द पार्टी इज फॉरेन पार्टी, तो पीओएस कहाँ निकलेगा? सेक्शन 13 में। पीओएस कहाँ निकलेगा? सेक्शन 13 में। और सेक्शन 13 में पीओएस बनेगा 13(3)(a) में। 13(3)(a) में ठीक कर लीजिएगा। 13(3)(a) क्या कहता था? पीओएस क्या होगा? सर्विस ऐसी है जिसमें रेसिपिएंट अपने गुड्स अवेलेबल करा रहा है, तो पीओएस जो होगा वो क्या बनेगा? जहां पर सर्विस परफॉर्म की जाएगी, तो लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। और सर्विस कहाँ परफॉर्म हो रही है? इंडिया में, तो पीओएस क्या निकलेगा? इंडिया में। और इंडिया में अगर निकला तो इंडिया सप्लायर ने इंडिया में सर्विस दी, तो क्या ये सर्विस इंडिया में टैक्सेबल रहेगी? यस। और ये सर्विस इंडिया में क्योंकि दी गई है तो ये एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं होगी एंड अकॉर्डिंगली ये ज़ीरो रेटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगी और अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक MRO कंपनी को इस सर्विस के ऊपर जो होगा वो IGST जो होगा वो चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं तो आप गलत बोलते हैं। अगर आप ये बोलते हैं तो आप ये गलत बोलते हैं। हमारी टीम ने भी इसे यहाँ मेंशन कर दिया है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे अगर आपने ऐसा बोला तो गलत बोला। क्यों बेटा? अगर फॉरेन कंपनी वो किसी इंडियन कंपनी को अप्रोच करेगी और कहेगी हम आपके पास पार्ट्स भेज रहे हैं, आप इसको मेंटेनेंस रिपेयर करके वापस भेज दीजिएगा, तो आपको ये स्पेशल बात ध्यान में रखनी है। इस वाले केस में 13(3)(a) नहीं लगता है। 13(3)(a) नहीं लगता है। 13(3)(a) में बेटा एक प्रोविज़ो था। क्या था? एक प्रोविज़ो। जो प्रोविज़ो आपको ये कहता था कि अगर बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाएंगे फॉर सम प्रोसेसिंग रिपेयर एक्स्ट्रा, पर वो टेम्परेरीली इंपोर्ट है और वो इंपोर्ट होने के बाद वो गुड्स वापसी भेज दिए जाएंगे, तो फिर सेक्शन 13(3)(a) का प्रोविज़ो ये कहता था उस केस में पीओएस जो होगा वो 13(3) से निकाला ही नहीं जाएगा, पीओएस जो होगा वो 13(2) से निकाला जाएगा। और 13(2) में पीओएस क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सर हमें इतना तो ध्यान ही नहीं रहता। बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता। हमें भी जिस टाइम पर ये मटेरियल ड्राफ्ट कर रहे थे ध्यान नहीं रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब पॉइंट को ध्यान से सुनो। 13(3)(a) में एक प्रोविज़ो है जो ये क्लियर कट कहता है कि अगर सेक्शन 13 का केस है उसमें रेसिपिएंट गुड्स अवेलेबल कराएगा और तब सप्लायर सर्विस दे पाएगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि गुड्स बाहर से आएंगे स्पेशल रिपेयर के लिए और फिर उसके बाद रिपेयर होने के बाद वापस चले जाएंगे, तो उन्होंने उसको स्पेसिफिकली सेक्शन 13(3) से बाहर किया था और कहा था पीओएस इस केस में रेजिडरी कैटेगरी में बेसिकली बनेगा। और वो क्या बनेगा? पीओएस इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर पीओएस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है तो रेसिपिएंट अब की बार कहाँ का है? फॉरेन का है।
और क्योंकि ये फॉरेन का है तो अब मुझे बताओ, अब इंडिया की इस एमआरओ कंपनी ने फॉरेन की कंपनी को सप्लाई कहाँ करी? फॉरेन में करी। क्या ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट में क्वालिफाई हो जाएगा? आंसर इज यस। फर्दर प्रिज्यूमिंग कि इसके बदले में जो कंसिडरेशन है वो ये एमआरओ कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में रिसीव करेगी, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई हो जाएगा और कंपनी जो होगी वो अपना जीरो रेटिंग के बेनिफिट जो होगी वो क्लेम करेगी। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलना चाहता हूँ, कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 ने जो ये नोटिफिकेशन इशू किया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में जो ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है एमआरओ सर्विस एयरक्राफ्ट या उसके पार्ट से रिलेटेड दी जा रही है, तो इसमें बेटा सप्लायर कहाँ का है और रेसिपिएंट कहाँ का है? क्या इस बारे में कुछ बोला गया है? तो आंसर इज नो। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन सिर्फ क्या कहता है? सप्लायर ने एमआरओ सर्विस एयरक्राफ्ट या पार्ट्स के लिए दी किसी रेसिपिएंट को बिजनेस यूज के लिए। नोटिफिकेशन ये बात ही नहीं करता सप्लायर इंडिया का है या फिर आउटसाइड इंडिया का। सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी फॉरेन का है और रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी का है तो भी नोटिफिकेशन कवर कर रहा है, और अगर सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया का है और रेसिपिएंट जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाहर का है, नोटिफिकेशन उसको भी जो है वो कवर कर रहा है। नोटिफिकेशन की लिटरल वर्डिंग को अगर आप बात करोगे तो अगर फॉरेन का सप्लायर इंडियन कंपनी को एमआरओ सर्विस दे रहा है तो भी 1313 इज एप्लीकेबल एंड पीओएस इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर सप्लायर जो है वो इंडिया का है और वो फॉरेन एयरलाइंस को सर्विस दे रहा है एमआरओ, देन आल्सो 1313 इज एप्लीकेबल एंड पीओएस इज इक्वल टू लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लिटरली सेक्शन 1313 जो है वो दोनों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप काइंडली इस बात को अप्रिशिएट करिएगा, इसका रियल इंपैक्ट जो है वो पहले केस में आएगा जब फॉरेन का सप्लायर इंडियन रेसिपिएंट को एमआरओ सर्विस दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस केस में पीओएस अदरवाइज 13.3 में बनता था, लेकिन अब वो चेंज होकर के 13.13 में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन गया है। जहां तक बात है इंडिया के सप्लायर की फॉरेन के रेसिपिएंट को एमआरओ सर्विस देने की बात, तो उसका पीओएस 13.2 में बनता था तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनता था। आप अगर 13.13 लगा दोगे तो भी वो क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो यहां पर कोई इफेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है। अमेंडमेंट से पहले भी 13.2 की वजह से वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनता था, और अमेंडमेंट के बाद अगर आप 13.13 भी लगा दोगे तो भी वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बनेगा। तो यहां पर कोई इफेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर फोकस मत करना, और एग्जामिनर भी इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो वहां पूछेगा जहां पीओएस कुछ और बनता था और अमेंडमेंट की वजह से अब वो कुछ और हो गया। और वो केस कौन सा होगा? जब फॉरेन का सप्लायर इंडिया की एयरलाइंस को एमआरओ सर्विस देता था। तो इस चार्ट में मैंने जो आपको मेंशन किया है, बेसिकली आप इसको फोकस रख करके अपने एग्जाम की जो होगा वो तैयारी करेंगे। आर यू ओके विद दिस? एग्जाम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरेन के सप्लायर ने इंडिया की एक एयरलाइंस को एमआरओ सर्विस दी है एयरक्राफ्ट की या उसके पार्ट्स की, उसका पीओएस क्या होगा? और आप सीधा आंसर लिखना कि आज की डेट में अमेंडमेंट्स की वजह से पीओएस सेक्शन 1313 में निकाला जाएगा और वो होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज इंडिया। और ये ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बनेगा, जिस पर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, विद आरसीएम आएगी। इंपोर्टर एयरलाइंस को वो आरसीएम में पे करनी पड़ेगी। दिस विल बी द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। होपफुली आई एम बीइंग अंडरस्टूड बाय यू क्लियरली। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट। तो रिफंड का फुल फ्लेज वीडियो रिवीजन प्लस अमेंडमेंट का मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो रिफंड्स की अमेंडमेंट को क्रॉस करके आगे चलते हैं बेटा, और हम पहुंचते हैं ऑन पेज नंबर 75। पेज नंबर 75। अब अमेंडमेंट असेसमेंट के चैप्टर में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है,
और अमेंडमेंट क्या हुई है बेटा, बेसिकली अमेंडमेंट की हेडिंग मैंने दी है एसओपी, एसओपी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, विच इज़ टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ अ रिटर्न। तो गवर्नमेंट के एंड पर से सीबीआईसी ने बेसिकली सर्कुलर एक इशू किया है जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इशू किया है, जो कि ऑफिसर्स जो होंगे वो फॉलो करेंगे जब वो किसके केस को हैंडल कर रहे होंगे, नॉन फाइलर ऑफ अ रिटर्न को। अब बेटा ये क्या कंसेप्ट है, जरा मैं आपको याद कराता हूं कि हमारे पास मान लीजिए मिस्टर ए जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, एज अ नॉर्मल सप्लायर वो रजिस्टर्ड है, एज अ नॉर्मल सप्लायर वो रजिस्टर्ड है, एंड एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन उसको अपने कंप्लाइंसेस जो जीएसटी में करने हैं वो आप जानते हैं, उसको मंथली कंप्लाइंसेस करने हैं, हर महीने उसको महीने खत्म हो जाने के बाद 20 तारीख तक जो है वो अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करनी है। तो लेट्स सपोज अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, ऐसे में कुछ मंथ जो हैं वो कंसीडर करता हूँ। अब बेटा ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसने अप्रैल के महीने की जो इसकी रिटर्न बनती है जीएसटीआर 3B जो कि इसे 20 मई तक देनी थी, इसने अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो ड्यू डेट पर टाइमली फाइल करी और अपना टैक्स ऑब्लिगेशन प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया इन द रिटर्न। फिर मई के महीने के लिए उसकी जीएसटीआर 3B जो कि 20 जून को ड्यू बनती है उसने टाइमली फाइल करी और उसने अपना टैक्स ऑब्लिगेशन भी प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया। फिर उसके बाद जून के महीने की रिटर्न 20 जुलाई तक ड्यू बनती है, लेकिन उसने इस वाली रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं किया। तो जून का महीना बेसिकली उसका डिफ़ॉल्ट का मंथ हो गया, जून की रिटर्न्स उसने फाइल नहीं करी, और रिटर्न फाइल नहीं करी इसका मतलब उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी भी जो है वो डिस्चार्ज नहीं करी। बिकॉज आप जानते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करते हैं, रिटर्न्स के थ्रू जो है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। अब जब ये जून के महीने में डिफ़ॉल्ट कर देता है, अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करता, टैक्स नहीं पे करता, तो इस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइलर ऑफ अ रिटर्न। ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन बट ही इज अ नॉन फाइलर ऑफ अ रिटर्न। ठीक है जी। अच्छा, अब जून के महीने में उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, ही इज अ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। और आप सभी जानते हैं जून की अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ है क्या उसके रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे? आंसर इज नो। पेंडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड आप सब्सिक्वेंट रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं कर सकते हैं। तो वंस यू आर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, आप सब्सिक्वेंट पीरियड की भी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज इसने अगले महीने की भी रिटर्न फाइल नहीं करी, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप रिकलेक्ट करना। जीएसटी में अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है लेकिन वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो रिटर्न फाइल करता तो अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी रिपोर्ट करता, लेकिन उसने रिटर्न फाइल नहीं करी मतलब उसने सेल्फ असेस लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं करी। अब ऐसे व्यक्ति को जीएसटी में किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो आई होप आप रिकलेक्ट कर पाएंगे। जीएसटी में एक हमने सेक्शन 46 पढ़ा था जो ये कहता था कि अगर देयर इज अ पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन बट वो अपनी रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल नहीं करता है, तो सेक्शन 46 में ऐसे पर्सन को डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा टू फाइल द रिटर्न, और वो नोटिस भेजा जाता है इन द फॉर्म जीएसटीआर 3A। जीएसटीआर 3A रिकलेक्ट करना बेटा, रिटर्न वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये सेक्शन 46 जो ये कहता था अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न ड्यू डेट पर नहीं आती है तो डिपार्टमेंट की तरफ से उस व्यक्ति को नोटिस टू फाइल द रिटर्न इन द फॉर्म जीएसटीआर 3A जो होगा वो इशू किया जाएगा, जो नोटिस उस व्यक्ति को कहेगा कि नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आप जो है वो अपनी रिटर्न जो आपने फाइल नहीं करी है वो फाइल कर दें। अब इस नोटिस के मिलने के बाद 15 दिन के अंदर इस पर्सन को रिटर्न फाइल करनी है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, नोटिस आया और वो कह रहा है रिटर्न फाइल करो, तो पर्सन ने अपनी रिटर्न जो थी वो फाइल कर दी। अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है तो रिटर्न बिलेटेड फाइल हुई, लेट फीस के साथ अपना फाइल वो करेगा और अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी जो होगा वो रिपोर्ट कर देगा, और उसकी सेल्फ असेस लायबिलिटी जो होगी वो डिपार्टमेंट के पास जो होगी वो कम्युनिकेशन में आ जाएगी, और आगे ऑफिसर उसके रिटर्न्स की स्क्रूटनी वगैरह करेगा, और स्क्रूटनी पर अगर कोई एक्शन बनता होगा तो सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग में मटेरियलाइज करेगा। लेकिन क्या होगा अगर नोटिस उसको आया, नोटिस ने कहा 15 डेज में रिटर्न फाइल कर दो, लेकिन पर्सन ने फिर भी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी,
तो फिर आप याद रखिएगा उस केस में सेक्शन 46 ये कहता था अब ये व्यक्ति अगर रिटर्न फाइल करके अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम मजबूर हैं, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, हम इसकी जो होगी वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, हम इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। इसको अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी रिटर्न फाइल करके ड्यूली रिपोर्ट करनी चाहिए थी, इसने नहीं करी तो हमने इसे नोटिस से रिमाइंडर भेजा, भाई फाइल करो, 15 दिन भी दिए, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं फाइल करता है तो हम क्या करें, हमने इससे टैक्स तो लेना है, तो हम इसकी टैक्स लायबिलिटी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। सेक्शन 62 इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जो था वो बात करता था, और सेक्शन 62 ये कहता था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कभी भी की जाएगी तो इसके लिए अब ऑर्डर पास किया जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, और इस ऑर्डर को पास करने की बेटा वो एक टाइम लिमिट भी लेट डाउन करके आपको देते थे, और वो टाइम लिमिट क्या होती थी, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कहां से आपको काउंट करने होते थे, जिस पर्टिकुलर साल की ये टैक्स लायबिलिटी है, जिस पर्टिकुलर साल की ये टैक्स लायबिलिटी है, चाहे किसी भी महीने की हो। तो लेट्स सपोज अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है और इसके जून के महीने की ये टैक्स लायबिलिटी है जो कि इसने रिटर्न के थ्रू जो है वो पे नहीं करी है, तो फिर जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है वो इस साल की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, बेसिकली 31 दिसंबर 2021, उस ड्यू डेट से आगे 5 साल तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो ऑफिसर के द्वारा जो है वो पास किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रोविजन होते थे एज टू द नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर को पहले तो सेक्शन 46 में डिपार्टमेंट नोटिस भेजता था टू फाइल द रिटर्न विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अगर वो फिर भी नहीं फाइल करता था तो डिपार्टमेंट उठा करके उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देते थे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62। अच्छा, अब ऑफिसर ने जब किसी की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी तो अब उस पर्सन ने ऑफिसर को ये बोला आपने मुझसे क्यों नहीं कहा, आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल दी, इस लायबिलिटी से तो मैं एग्री भी नहीं करता जो कि आपने निकाल दी। तो बेटा अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर से अगर पर्सन एग्रीव्ड हो, अगर पर्सन एग्रीव्ड हो तो आप मुझे बताओ क्या वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकता है? यस, अपील में बिल्कुल जा सकता है बेटा, बिकॉज अपील के प्रोविजन क्या कहते हैं कि आप अगर ऑफिसर के द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो आप आगे अपील में जो है वो जा सकते हैं। अपील का चैनल आपको याद कराऊं, अपील का चैनल क्या होता है, पहली अपील होती है विद द अपीलेट अथॉरिटी एज पर सेक्शन 107, नेक्स्ट अपील होती है टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 112, फर्दर अपील होती है टू द हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 117 एंड लास्ट एंड फाइनल अपील होती है टू द सुप्रीम कोर्ट एज पर सेक्शन 118। तो आपने वैसे तो आपको रिटर्न टाइमली फाइल करनी चाहिए थी, नहीं करी, नोटिस आया था तब फाइल कर देते, नहीं करी, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर आ गया। अब बेस्ट जजमेंट ऑर्डर से अगर आपको लगता है कि यहां पर सही तरीके से लायबिलिटी नहीं निकाली गई है तो आप अपील में जा सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो प्रॉपर चैनल है वो आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप अगर अपील में जाते हैं तो अपील आप ऐसे ही नहीं कर सकते। अपील में अगर आप जाते हैं तो आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। आई होप आपको याद होगा, जैसे अगर आप पहले लेवल पर अपील फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 107 में ये लिखा हुआ था पहले आपको जो ऑर्डर पास किया गया है उस ऑर्डर में ऑफिसर ने जो भी टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपसे मांगी है, आपको उसमें से जो टैक्स कंपोनेंट है उसका 10% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ रुपीस जो है वो आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आपकी अपील जो होगी वो एंटरटेन की जाएगी। आई होप ये सब बातें आपको याद है। अब पर्सन को इस बात का आइडिया नहीं था कि रिटर्न ना फाइल करना उसको इतनी तकलीफ में डाल देगा कि उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी, और उसके अगेंस्ट अगर उसे परेशानी है तो उसे अपील में प्री डिपॉजिट पढ़ के जो होगा वो लड़ना पड़ेगा। तो उसको थोड़ी सी कन्वीनियंस देने के लिए सेक्शन 62 ने फर्दर ये लिखा हुआ था, सेक्शन 62 ने फर्दर ये लिखा हुआ था अगर आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट ऑफिसर ने निकाला, क्यों निकाला, बिकॉज आपने रिटर्न से सेल्फ असेस लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं करी थी, अब आपको तकलीफ हो रही है उसके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर से, तो उन्होंने बोला कि छोड़ो, अपील वगैरह में जाना छोड़ो, तुम्हारी गलती थी, तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, सेल्फ असेस लायबिलिटी नहीं भरी थी, तो तुम्हें एक दूसरा मौका सेक्शन 62 ने यह दिया था कि इस ऑर्डर के पास होने के बाद अगर विद इन 30 डेज वो व्यक्ति अपनी रिटर्न्स फाइल कर देता है जिसमें वो अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी प्रॉपर विद इंटरेस्ट
पे कर देता है और रिटर्न लेट की लेट फीस भी पे कर देता है, देन इन दैट सिचुएशन ऑफिसर अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो होगा वो विड्रॉ कर लेगा। और इनफैक्ट प्रॉपर अगर बोलूं तो उसको विड्रॉ करना नहीं है, वो विड्रॉ कर लिया गया है ऐसा डीम्ड कर लिया जाएगा। तो वंस द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड अगेंस्ट अ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न, तो उसके पास दो रास्ते हैं, वो अपनी सेल्फ असेस लायबिलिटी नेक्स्ट 30 डेज में रिटर्न फाइल करके रिपोर्ट कर दे, पे कर दे, ऑर्डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर ऑर्डर एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, उसको या तो आप पे करो और अगर उससे एग्रीव्ड हो तो फिर आप अपील में जाकर के लड़ो। ये हमारे पास पूरी चेन होती है बेटा एज टू द नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये जो चेन होती थी, इस चेन में कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे थे। वो इश्यूज क्या इन्वॉल्व हो रहे थे वो सुनना। अब बेटा जो सेक्शन 46 था वो ये कहता था अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरी तो फिर उसको जो होगा रिटर्न फाइल करने का नोटिस 3A में जो होगा वो भेजा जाएगा। अब ऑफिसर उसको रिटर्न फाइल करने का जो ये नोटिस है वो कितनी टाइम लिमिट में इशू करेगा ये लॉ में नहीं बताया गया था। लॉ इस बात को लेकर के साइलेंट था। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। लॉ ने ये तो लिखा हुआ था कि रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो 46 में नोटिस आएगा जो आपको रिटर्न फाइल करने को बोलेगा और वो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आगे 15 दिन भी देगा, लेकिन नोटिस आपको भेजा कितनी समय सीमा में जाएगा, ऑफिसर को कितने टाइम में आपको नोटिस दे देना है फॉर फाइलिंग द रिटर्न, सेक्शन 46 ने उस टाइम लिमिट को नहीं बताया हुआ था। उसने सिर्फ ये बोला था जी नोटिस आएगा। अब क्योंकि लॉ ने कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी थी तो क्या होता था, कोई ऑफिसर ड्यू डेट के 2-4 दिन बाद नोटिस इशू कर देता था, कोई ऑफिसर ड्यू डेट के महीनों बाद भी कोई नोटिस जो था वो इशू नहीं करता था, कोई ऑफिसर ड्यू डेट जैसे ही निकल जाती थी 2-4-5 दिनों में ही अपने जुरिस्डिक्शन के असेसिस को नोटिस भेज देते थे फाइल द रिटर्न। और कुछ ऑफिसर ऐसे होते थे जो महीनों साइलेंट बैठे रहते थे और कोई नोटिस नहीं भेजते थे। तो इससे हो क्या रहा था, अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से जो था वो एक्ट कर रहे थे। और वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहे थे, बिकॉज लॉ साइलेंट था। अब गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो जब नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न को हैंडल करे तो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो करे। जो भी ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के वो कभी भी नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न को हैंडल करें तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के हिसाब से हैंडल करें। तो उन्होंने इसके लिए एसओपी जो है बेटा वो इशू किया है। अब इस एसओपी ने सभी चीजें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जो है वो लिख करके बता दी है कि नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न को आज की डेट में एक ऑफिसर किस तरीके से जो होगा वो हैंडल करेगा, एक ऑफिसर जो होगा वो किस तरीके से हैंडल करेगा। और बेटा प्लीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सीबीआईसी ने नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स को हैंडल करने के लिए इशू किया है ये बहुत ही डेंजरस है। ये डेंजरस इसलिए है बेटा क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सिंपली ये कह दिया है कि अगर किसी की एक रिटर्न भी ड्यू डेट तक नहीं आती है, एक सिंगल रिटर्न भी अगर वो ड्यू डेट पर नहीं आती है तो ऑफिसर उसको 46 का नोटिस भेजेगा और नॉन कंप्लायंस के केस में इमीडिएटली जो होगा वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होगा वो कर देगा। देखते हैं जरा, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ोगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और बेटा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने जो कुछ भी कहना चाहा है उसको मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है। एग्जाम्स के लिए जो याद करके जाना होगा आप सिंप्लीफाइड वर्जन याद करके जा सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट सर्कुलर में जो वर्डिंग लिखी हुई है वो भी मैंने नीचे जो है वो पूरी रिप्रोड्यूस करी है। इनफैक्ट सेक्शन 62 में क्या क्या लिखा था जो मैंने आपको बोल के समझाया, 62 का लीगल टेक्स्ट भी दिया और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उन्होंने इशू किया है वो लीगल वर्डिंग्स में भी दिया। पर आपको लीगल वर्डिंग्स खुद से पढ़नी होगी। मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समराइज फॉर्म में जो है वो यहाँ पर करवा रहा हूँ, पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। तो जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय जीएसटी ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। वो कहते हैं जी फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द जीएसटी ऑफिसर। वो ये स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा और ये मेमोराइज करके जाना होगा आपको। रिमाइंडर एसएमएस बिफोर 3 days ऑफ ड्यू डेट। हाँ जी, उन्होंने बोला जी रिटर्न की जो भी ड्यू डेट होगी उससे 3 दिन पहले
हर टैक्स पेयर को जो होगा वो एक रिमाइंडर एसएमएस भेजा जाएगा। बेसिकली बिजी शेड्यूल होते हैं अगर उन पर्सन्स के, तो उन रजिस्टर्ड पर्सन को एसएमएस जो होगा वो रिमाइंड कराएगा कि अगले 3 दिनों में ड्यू डेट आ रही है, वेट मत करिए, अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली जो है वो फाइल कर दीजिए। तो ये अगर रिटर्न की ड्यू डेट है 20 तारीख, तो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या बनाया है कि सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को एसएमएस शूट कर दिया जाएगा 3 दिन पहले, जिसमें उनको रिमाइंडर दिया जाएगा एसएमएस से कि ड्यू डेट आने वाली है, अपनी रिटर्न काइंडली टाइम से फाइल कर देना। ठीक है जी। और इस रिमाइंडर का पर्पस क्या है कि व्यक्ति जो है वो भूले ना, ड्यू डेट पर फाइल कर दे, ताकि सेक्शन 62 की सिचुएशन ही अराइज ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, सेकंड उन्होंने प्रोसीजर में ये कहा, मेल और एसएमएस कम्युनिकेशन भेजा जाएगा अलर्टिंग नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स आफ्टर ड्यू डेट। आफ्टर ड्यू डेट, हाँ जी, पहले तो उन्होंने क्या कहा, ड्यू डेट से 3 दिन पहले आपको रिमाइंडर भेजेंगे ताकि आप ड्यू डेट पर फाइल कर दें। अब इस रिमाइंडर से हो सकता है आदमी अलर्ट हो जाए और ड्यू डेट पर फाइल कर दे। अगर वो फिर भी ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो क्या हो गया, नॉन फाइलर। और वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को ड्यू डेट निकल जाने के बाद फिर से एक कम्युनिकेशन किया जाएगा। ये कम्युनिकेशन या तो उसकी ईमेल पर किया जाएगा या एसएमएस से किया जाएगा, जिसमें उसे अलर्ट किया जाएगा कि भाई साहब ड्यू डेट चली गई है, आपकी रिटर्न अभी तक नहीं आई है, रिटर्न कृपा करके जो है वो फाइल कर दे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मेल या एसएमएस का कम्युनिकेशन है ये ड्यू डेट के बाद किया जा रहा है। आर यू ओके विद दिस? अब फर्दर पॉइंट में वो क्या कहते हैं, नोटिस अंडर सेक्शन 46 5 days आफ्टर द ड्यू डेट आस्किंग टू फर्निश रिटर्न इन 15 days। अब ये क्या स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनो। भाई साहब, पहले तो ड्यू डेट से पहले रिमाइंड कराया, ऑब्जेक्टिव ड्यू डेट पर आप फाइल कर दें। अगर आपने फिर भी फाइल नहीं करी तो ड्यू डेट के अगले ही दिन हमने आपको मेल और एसएमएस से कम्युनिकेट किया, भाई साहब ड्यू डेट चली गई, फाइल कर दो। अब आपने अगर अब भी फाइल नहीं करी तो वो कह रहे हैं जी 5 दिन और रुकेंगे, और 5 दिन के बाद हम आपको सेक्शन 46 का फॉर्मल नोटिस जो GSTR 3A की फॉर्म में हमें देना होता है वो हम आपको इशू कर देंगे। ड्यू डेट से 3 दिन पहले रिमाइंडर है, ड्यू डेट के इमीडिएट बाद मेल या एसएमएस से कम्युनिकेशन है, अलर्ट है, और 5 दिन और गुजर जाएंगे तो उसके बाद सेक्शन 46 में फॉर्मल नोटिस जो GSTR 3A होता है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये नोटिस जब आपके पास आएगा तो अब ये 15 दिन आपको देगा रिटर्न फाइल करने के। तो बेटा इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो मैंने आपको क्या बोला था कि सेक्शन 46 ने ये तो कहा था कि जो लोग ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनको रिटर्न फाइल करने का नोटिस आता है, पर वो कितने टाइम के अंदर आता है ये नहीं बताया था। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने वो टाइम फिक्स कर दिया है 5 days कि हर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अब क्या करेगा, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी टैक्स पेयर बनते हैं उनका रिटर्न फाइलिंग स्टेटस वो ड्यू डेट पर चेक करेगा। अगर ड्यू डेट पर रिटर्न नहीं आई 5 दिन तक और वो वेट करेगा कि क्या अब दे देते हैं, अगर फिर भी नहीं आता तो आफ्टर 5 days वो सेक्शन 46 में फॉर्मल नोटिस उसे दे देगा, और अब विदिन 15 days इस नॉन फाइलर को अपनी रिटर्न जो होगी वो फाइल करनी पड़ेगी। और बाकी स्टोरी मैं आपको बता चुका। अगर इस 15 दिन के बाद भी अगर पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता है तो फिर ऑफिसर को क्या करना है, ऑफिसर को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देनी है अंडर सेक्शन 62। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 निकाल दिया जाएगा इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड विद इन 15 days ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 46। अब इस 15 days में भी अगर फाइल नहीं किया तो फिर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 जो होगा वो पास करेगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने लिखी है वो जरा सुन लो बेटा। अब ऑफिसर अगर असेसमेंट करेगा तो नॉर्मली जब कभी नॉर्मली असेसमेंट की जाती है तो क्या पहले आपको एक नोटिस असेसमेंट का भेजा जाता है? यस।
फिर आपसे आपका रिप्लाई लिया जाता है, रिप्रेजेंटेशंस आप करते हैं और उनको सुनने के बाद ऑफिसर अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास करता है। नॉर्मली असेसमेंट जब भी कोई ऑफिसर करता है तो ये तरीका होता है। आई वुड लाइक टू रिपीट, क्या तरीका होता है? पहले एक नोटिस जाता है, फिर पर्सन जिसको नोटिस भेजा गया है उसके रिप्लाई या रिप्रेजेंटेशन आते हैं और उनके रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन को सुनने के बाद ऑफिसर फाइनली अपना असेसमेंट ऑर्डर मटेरियलाइज करता है और उस असेसमेंट ऑर्डर में उसे उस पर्सन से जो भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी लेने होते हैं वो तय करता है। होपफुली आपको सेक्शन 73 और 74 अगर याद होगा तो 73-74 में हमने ये पूरा मेथड डिटेल में किया हुआ था। 73-74 में क्या होता था? पहले एक नोटिस जाता था जो ये कहता था बताओ आपसे ये टैक्स क्यों ना लिया जाए। फिर आप अपने रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन देते थे और उनको कंसीडर करने के बाद ऑफिसर फाइनली अपना ऑर्डर जो था वो पास करता था। अब आप लेकिन यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने कहा है वो ये कहा है कि सेक्शन 62 में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी, सेक्शन 62 में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी, उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऑर्डर को पास करने के लिए ऑफिसर कोई नोटिस इशू नहीं करेगा, वो आपसे कोई रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेगा। क्या बात कर रहे हो सर? ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया, ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया। वो सीधा ऑर्डर निकाल देंगे, वो हमें नोटिस देंगे ही नहीं। तो सुनिएगा, उन्होंने इसका लॉजिक दिया, उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, हमने ड्यू डेट से पहले भी रिमाइंडर दिया, ड्यू डेट के बाद भी आपको अलर्ट किया और फिर उसके बाद 5 दिन बाद 46 में एक फॉर्मल नोटिस भी भेजा। उस नोटिस में भी आपसे हमने हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करी कि अगले 15 दिनों में जो है वो रिटर्न फाइल कर दो। आप अगर इतने सब रिमाइंडर, अलर्ट और नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं और रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो हम समझ गए हैं कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है अपनी लायबिलिटीज को रिपोर्ट करने में, तो आपको हम किसी भी तरीके का फॉर्मल नोटिस अब इशू नहीं करेंगे। भाई साहब इतने रिमाइंडर दिए, एक फॉर्मल नोटिस भी दिया रिटर्न फाइल करने का, आपने सबको इग्नोर कर दिया। अब आपने सबको इग्नोर कर दिया तो अब हम आपसे कोई पक्ष नहीं सुनेंगे। ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर होगा ये हम सीधा पास करेंगे। इस असेसमेंट के लिए हम आपको कोई फॉर्मल नोटिस नहीं देंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 73 एंड 74 में नोटिस का दिया जाना मैंडेटरी है, वो वहां लिखा हुआ है, पर सेक्शन 62 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला जी सेक्शन 62 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए हम आपको कोई भी नोटिस नहीं देंगे। आपसे क्या पूछें? आपको जो इतने रिमाइंडर अलर्ट दिए आप उस पर ही सीरियस नहीं हो, तो आप एक नॉन सीरियस पर्सन हो। अब हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, हम सीधा जो हमें अप्रोप्रिएट लगेगा उसके हिसाब से उठा करके हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। सर मुझे एक बात बताइए, ये कैसे मेरी असेसमेंट करेंगे? इन्हें क्या पता मैंने क्या बेचा, मैंने क्या नहीं बेचा? तो सुनिएगा बेटा, इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को करने के लिए वो ऑफिसर आपकी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड डाटा जो होगा वो गैदर करेगा। वो कैसे गैदर करेगा? तो सुनिएगा, आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो, आपने GSTR 3B नहीं फाइल कर रखी, लेकिन आपने GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई हो सकता है फाइल कर रखा है। GSTR 3B इज योर रिटर्न, वो आपने फाइल नहीं करी, यू आर अ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, बट आपने GSTR 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो है वो फाइल कर रखा है और उसमें आपने बता रखा है कि आपने क्या क्या आउटवर्ड सप्लाई करी है। वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपकी लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। और अगर आपने GSTR 1 भी लेट्स सपोज फाइल नहीं करी है, GSTR 1 भी लेट्स सपोज आपने फाइल नहीं करी है, तो लेट्स सपोज अगली इंफॉर्मेशन वो कहां से ले सकते हैं? लेट्स सपोज यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स, आपने उन गुड्स के रिस्पेक्ट में ई-वे बिल बनाए होंगे, तो आपने GSTR 1 भी नहीं भरी है बट ई-वे बिल बनाए होंगे। ई-वे बिल की पोर्टल पर हम उस ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन को जो होगा वो यूज कर लेंगे और उसके बेसिस पर जो होगा वो आपकी असेसमेंट निकाल देंगे। वो ये कहते हैं जी वो ऑफिसर की सरदर्दी है, उसको छोड़ो। आप बस इस बात को ध्यान में रखो कि अगर आपने हमारे रिमाइंडर्स, अलर्ट और फॉर्मल 46 के नोटिस के बाद भी अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वी विल कंसीडर यू अ नॉन सीरियस पर्सन और अब हम आपको कोई फॉर्मल असेसमेंट का नोटिस दिए बगैर सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देंगे। जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी वो इंफॉर्मेशन लेंगे। GSTR 1 से उठा सकते हैं, ई-वे बिल की पोर्टल से इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो समन्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करके हम
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लायबिलिटी निकाल देंगे और इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमें जो बेस्ट 2 आवर जजमेंट लगेगा हम तो वो लायबिलिटी निकाल देंगे और ऑर्डर में आपसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो होगी वो डिमांड कर ली जाएगी। सर लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जल्दबाजी में वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में कुछ भी लायबिलिटी निकाल दें? तो बेटा वो कुछ भी निकाल देगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेकिन एक सोल्यूशन क्या मौजूद है। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ भी निकाल रहा है तो आप क्यों चुप बैठे हो? आप जाओ, मैंने आपको क्या बताया था, क्या ऑर्डर आने के बाद भी 30 डेज में अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे विद प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी एंड पेमेंट तो क्या ये ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा? यस। तो बेटा लिखा उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 विड्रॉन, वो डीम्ड विड्रॉ मान लिया जाता है कब? अगर रिटर्न्स विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप फाइल कर देते हैं, अगर आप विद इन 30 डेज जो है वो फाइल कर देते हैं। अब अगर आप फिर भी नहीं फाइल करते हैं तो ऑफिसर तो बेटा अपनी असेसमेंट ऑर्डर निकाल चुका, अगर आपने फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करी तो ऑफिसर जो होगा वो डेफिनेटली वो रिकवरी के लिए एक्शन ले लेगा। तो उन्होंने क्या लिखा, विड्रॉन हो जाएगा अगर 30 डेज में रिटर्न फाइल कर दी जाती है, नहीं की जाती है अदरवाइज अगर नहीं की जाती है तो पीओ कैन प्रोसीड टू रिकवरी एज पर सेक्शन 78 एंड 79। अब सेक्शन 78 और 79 क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 78 और 79 ये बेटा आपने हमारे साथ किए थे डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में, इसमें सेक्शन 78 वो आपका ये कहता था कि अगर कभी भी किसी भी प्रोसीडिंग्स में किसी पर्सन के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया जाता है जिस ऑर्डर से उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी जीएसटी ड्यूज जो है वो निकाल कर दिए जाते हैं, तो उस ऑर्डर के पास करने के बाद 3 महीने तक इंतज़ार करता है डिपार्टमेंट, 3 महीने तक डिपार्टमेंट इंतज़ार करता है और 3 महीने के बाद रिकवरी जो है वो एनफोर्स कर देता है, केस रिकवरी सेल के पास चला जाता है और फिर रिकवरी सेल जो है वो उन ड्यूज की रिकवरी उनके पास जो स्पेशल पावर्स, स्पेशल तरीके सेक्शन 79 ने बताए थे उनके हिसाब से वो करते हैं। 78 और 79 दोबारा बोलता हूँ, 78 सेक्शन आपका ये कहता है कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग्स में एक पर्सन के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हुआ जिस ऑर्डर के परसुएंस में उसकी लायबिलिटी निकल रही है, तो ऐसे ऑर्डर के पास होने के बाद अब वो लायबिलिटी उससे रिकवर करनी है। 3 महीने तक हम इंतज़ार करते हैं, 3 महीने तक हम वेट करते हैं। हो सकता है वो पर्सन खुद से पे कर दे या हो सकता है पर्सन एग्रीव्ड हो तो वो इस ऑर्डर को अपील में लेकर के जाना चाहे और पहली अपील फाइल करने की टाइम लिमिट 3 महीने होती है, तो 3 महीने तक का तो कूलिंग पीरियड रहता है। सेक्शन 78 ये कहता है ऑर्डर पास करने के बाद डिपार्टमेंट 3 महीने तक कुछ नहीं करता, इंतज़ार करता है, या तो व्यक्ति पे कर देगा या अपील में जाएगा। और अगर 3 महीने गुजर जाते हैं, पर्सन ने पे नहीं किया और अपील में नहीं गया, तो डिपार्टमेंट फाइनल अपनी रिकवरी जो है वो स्टार्ट कर देता है, केस रिकवरी सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर रिकवरी सेल वाले उस लायबिलिटीज़ को जो कि उस ऑर्डर ने तय करी थी उसको फिर वो रिकवर करते हैं। और रिकवर करने के क्या तरीके होते हैं वो सेक्शन 79 में स्पेसिफाई किए गए थे। सेक्शन 79 भी आपने डिमांड और रिकवरी वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेक्शन 79 बेसिकली ये कहता था अलग अलग तरीकों से रिकवरी की जा सकती है। नंबर 1, अगर उस पर्सन के कोई रिफंड ड्यू है तो उन रिफंड से एडजस्ट हो जाता था। उसकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच और सोल्ड की जा सकती थी। उसके अगेंस्ट गार्निशी प्रोसीडिंग की जा सकती थी, जिसका बेसिकली मतलब क्या होता था कि उसके जो डेटर्स हैं उनके डेटर्स को बोल दिया जाएगा कि पैसा उसे ना दे, पैसा डिपार्टमेंट को दे। और इसके अलावा सर्टिफिकेट एक्शन भी होता था, जिसमें हम क्या करते थे, एक सर्टिफिकेट बना करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे देते थे, जिसमें हम बोलते थे इस व्यक्ति से इतने ड्यूज लिए जाने हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने तरीके से रिकवरी करता था। और सबसे भयानक तरीका ये भी लिखा हुआ था, हम मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये पैसा इस व्यक्ति से लेना है, और फिर उस केस में मजिस्ट्रेट अपने एंड पे से उसको रिकवर करता था एज अ फाइन। आई होप आपको ये बातें याद हुई होंगी। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे, उसके बाद 30 डेज में या तो आप रिटर्न फाइल कर दो, ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, आपकी रिटर्न आ जाएगी। अब हम उस रिटर्न की स्क्रूटनी करेंगे। लेकिन आप अगर अभी भी रिटर्न नहीं लाए तो फिर हम रिकवरी के लिए प्रोसीड करेंगे एज पर सेक्शन 78। 3 महीने रुक करके चलेंगे, एज पर 79 जो भी पावर है उनको यूज करके हम रिकवरी करेंगे।
और बेटा लास्ट स्टेप उन्होंने क्या लिखा वो और पढ़ लेते हैं, इनिशिएट एक्शन। हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और क्या कह रहा है ऑफिसर को, आप सेक्शन 29(2) में भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं इस पर्सन के अगेंस्ट। कौन सा एक्शन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस रिटर्न्स आर नॉट फाइल्ड फॉर द टैक्स पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन। सेक्शन 29(2) में ऑफिसर फर्दर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी जो है वो एक्शन ले सकता है। अब आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक व्यक्ति ने कोई एक रिटर्न फाइल नहीं करी, डिस्पाइट दिस एसएमएस अलर्ट एंड दिस फॉर्मल नोटिस, ऑफिसर ने उठा करके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। अब जिस व्यक्ति ने एक रिटर्न फाइल नहीं करी, आप जानते हैं अगर उसने वो रिटर्न फाइल नहीं करी तो वो आगे वाले महीनों की भी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएगा, और जब वो आगे वाले महीनों की भी रिटर्न्स नहीं फाइल कर पाएगा तो अब वो कई सारी रिटर्न्स का जो होगा वो डिफॉल्टर हो जाएगा। और जब पर्सन कई सारी रिटर्न्स का डिफॉल्टर हो जाता है तो आपको याद है सेक्शन 29(2) ने प्रॉपर ऑफिसर को ये पावर दे रखी है कि वो ऐसे पर्सन जो कि कंसिस्टेंट डिफॉल्टर है एज टू द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट कराता हूं, सेक्शन 29(2) ये कहता था अगर कंपोजिशन सप्लायर की बात करें, कंपोजिशन सप्लायर जो कि सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लेते हैं, कंपोजिशन सप्लायर जो कि सेक्शन 10 में कंपोजिशन लेवी का बेनिफिट लेते हैं, कंपोजिशन सप्लायर जो कि सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, अगर वो अपनी 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न पर अगर उनका डिफॉल्ट हो जाता है तो ऑफिसर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और अगर बात करें कंपोजिशन सप्लायर की नहीं, अदर सप्लायर की, अदर सप्लायर जो कि नॉर्मल जीएसटी लायबिलिटी वाले होते हैं, अगर वो अपनी 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये लास्ट पॉइंट आपका क्या कहना चाह रहा है जी, पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं करी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हुए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया, उस ऑर्डर के पर्सुएंस में रिकवरी वगैरह भी हो रही होगी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उसने एक रिटर्न फाइल नहीं करी तो वो आगे की बहुत सारी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया होगा, और जिस दिन उसने जो रिटर्न्स नहीं फाइल करी वो इतनी हो जाए, कितनी, कंपोजिशन सप्लायर के केस में अगर वो 3 रिटर्न्स का नॉन फाइलर हो जाए और अदर सप्लायर के केस में अगर वो 6 रिटर्न्स का नॉन फाइलर हो जाए, तो फिर उस दिन ऑफिसर सेक्शन 29(2) में अपनी पावर को यूज करके उसका रजिस्ट्रेशन ही जो होगा वो कैंसिल कर देगा, फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29। और बेटा एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया देन फिर आपको बिजनेस में जो होगा वो प्रॉब्लम आएगी, तो बेसिकली दे वांट टू एश्योर कि पर्सन जो है वो रिटर्न फाइल हमेशा टाइमली करे, और नहीं करे तो ऑफिसर इग्नोर ना करे, वो टाइमली एक्शन ले, और जो भी प्रोविजन उसके अगेंस्ट लॉ में बताए गए हैं ऑफिसर को वो सब इस ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कम्युनिकेट करके बता दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप उन्हें गाइड कर दिया गया है कि उन्हें किस तरीके से जो है वो प्रोसीड करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने जो एक आखिरी बात और लिखी वो उन्होंने ये बोला, इन डिजर्विंग केसेस provisional attachment to protect revenue under section 83 before issuance of best assessment under section 62। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं करी, अब ऑफिसर ने फॉर्मल नोटिस वगैरह सब एज पर द प्रोसीजर दे दिया, उसके 15 दिन गुजर गए फिर भी व्यक्ति फाइल नहीं करता है, तो अब ऑफिसर क्या कर रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मटेरियलाइज करने के लिए उसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। मैंने आपको बताया वो अलग अलग जगह से गैदर कर सकता है, वो उसकी GSTR 1 से उठा सकता है, वो उसके ई-वे बिल का डाटा उठा सकता है, वो समन्स वगैरह के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अब इन सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसके बेसिस पर लाइबिलिटीज़ निकालना ऑर्डर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उस टाइम पीरियड के दौरान अगर ऑफिसर को ये ज़रूरी लगता है, उस टाइम पीरियड के दौरान बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है, अगर उस टाइम पीरियड के दौरान ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये देश छोड़ करके भाग सकता है, ये गायब हो सकता है, फिर इसको बाद में ट्रेस करना मुश्किल होगा, रिकवरी करना मुश्किल होगा, तो अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है तो फिर जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 83 में कमिश्नर को ये पावर थी कि अगर उन्हें
कभी लगे कि उन्होंने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो इन बिटवीन गायब हो सकता है, नॉन ट्रेसेबल हो सकता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कमिश्नर को ये पावर थी अंडर सेक्शन 83 कि वो रेवेन्यू के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उसकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं, प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं बाय पासिंग अ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है ये बेटा 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है एज पर सेक्शन 83। और इस प्रोविजनल अटैचमेंट से बेसिकली कमिश्नर क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर देगा। अब वो व्यक्ति इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ करके भाग नहीं पाएगा और 1 साल का टाइम कमिश्नर के पास बहुत ही सफिशिएंट टाइम है कि वो आराम से अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होगा वो मटेरियलाइज कर लेंगे। आई होप ऑल द पॉइंट्स विद फुल कनेक्टिविटी इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, बाकी इसमें जो लीगल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एक बार आप सेल्फ से रीड कर लेंगे। मैंने सभी पॉइंट आपको जो है वो वेल एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारे पास पेज नंबर 77 और ये अमेंडमेंट हमारे पास है रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। ये अमेंडमेंट आई डोंट एक्सपेक्ट कि बेटा ये एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, बड़ी ही छोटी सी बेसिक अमेंडमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई खास फोकस एग्जामिनेशन का होना चाहिए। अब ये अमेंडमेंट है क्या, रूल 141 ये हमने पढ़ा भी नहीं था बेटा रेगुलर क्लास में। ठीक है, ये जो इंस्पेक्शंस और सीजर्स वगैरह के प्रोविजंस है ये सेक्शन ही हमने पढ़े थे, रूल्स हमने नहीं पढ़े थे, रूल्स हमारे सिलेबस के दायरे में नहीं थे। पर ये रूल में एक अमेंडमेंट हुई है और अमेंडमेंट कवर है तो पूछी जा सकती है, आल्दो चांसेस कम है। तो रूल 141 करके एक रूल है, उसका सब रूल 2 उसको अमेंड किया गया है, एम्पावरिंग प्रॉपर ऑफिसर टू ऑर्डर डिस्पोजल ऑफ सीज गुड्स और थिंग पेरिशेबल और हैजार्डस इन नेचर। ठीक है जी, बहुत कुछ ऐसा सच इसके टाइटल से समझ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ। हमने बेटा आपके साथ सेक्शन 67 करके एक सेक्शन पढ़ा था। सेक्शन 67 में ये लिखा हुआ था कि जीएसटी में कोई प्रॉपर ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर या से उससे ऊपर की रैंक का, उसको जीएसटी के लॉ में ये पावर दी गई थी कि अगर वो ज़रूरी समझे तो वो आपकी प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकता है। और सेक्शन 67 में ये कहा गया था कि अगर ज़रूरी समझा जाए उसके द्वारा तो वो आपकी प्रीमाइसेस में सर्च भी जो है वो कैरिड आउट कर सकता है। हाँ जी, सेक्शन 67 कहता था कि जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक का जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, जीएसटी ऑफिसर होगा, वो प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं जर्नल बेसिस पर। और अगर उन्हें लगता है आपकी प्रीमाइसेस में आपने कुछ चीज़ छुपा के रखी हुई है, ऑफेंडिंग चीज़ विच इज़ बेसिकली लायबल फॉर कन्फिस्केशन, तो वो आपकी प्रीमाइसेस में सर्च भी जो है वो कैरिड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इन केस मान लीजिए आपके प्रीमाइसेस में सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जाता है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर आपने कुछ गुड्स छुपा के रखे हुए हैं या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह यहाँ पर जो आप बनाते हैं वो आपने छुपा करके रखे हुए हैं, जिसमें आपके कच्चे काले कामों का पूरा चिट्ठा पतरा है, तो वो आपकी प्रीमाइसेस में आ सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने पर अगर उन्हें वहाँ पर वो ऑफेंडिंग गुड्स मिल जाते हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो फिर वो क्या कर लेंगे, इसको सीज कर लेंगे। सीज करने का मतलब वो इसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे। और बेटा अगर कोई गुड्स इस तरीके से आपने सीक्रेट तरीके से प्रीमाइसेस में छुपा के रखे थे जिसको आप विदाउट इनवॉइस बेसिकली बेचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफिसर ने सर्च करके उन गुड्स को सीज कर लिया, तो बेसिकली उन्होंने आपकी गलत एक्टिविटी जो इंटेंडेड थी उसको पकड़ लिया। अब वो क्या करेंगे बेटा, इन गुड्स के रिस्पेक्ट में आपके ऊपर जो होगा वो कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स जो होगा वो इनिशिएट करेंगे। कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स जो होगा वो इनिशिएट करेंगे। एंड कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स आपकी की जाती थी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 130। सेक्शन 67 में क्या काम होता था, 67 में इंस्पेक्शन होती थी, सर्च होती थी, और सर्च में अगर कुछ गलत सीक्रेटेड चीज़ें मिल जाती थी तो वो सीज की जाती थी। सीज करने के बाद कन्फिस्केशन का जो एक्शन होता था वो आपका होता था अंडर सेक्शन 130। एंड कन्फिस्केशन किस तरीके से किया जाता है तो वो आप जानते हैं। उसके लिए वो आपको एक फॉर्मल नोटिस भेजेंगे,
जिसमें वो आपको एक्सप्लेन करके देंगे कि किस वजह से आपके गुड्स को कन्फिस्केट करने का ऑप्शन जो है वो डिपार्टमेंट लेना चाहता है, और आप अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। नोटिस के बाद कंसर्न पर्सन बेटा अपने रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन देगा, उसके रिप्लाई और रिप्रेजेंटेशन के बाद कन्फिस्केशन ऑर्डर जो होगा वो ऑफिसर जो होगा वो पास करेगा। एंड वंस द कन्फिस्केशन ऑर्डर इज पास्ड, तो ये गुड्स जो हैं वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनरशिप में आ जाते हैं। गुड्स कन्फिस्केट कर लिए मतलब वो गुड्स जो हैं वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं वो हो गए। अब गवर्नमेंट इन गुड्स का क्या करेगी तो वो आपको पता है। गवर्नमेंट बेटा इन गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको एक रिडम्पशन का ऑप्शन देगी। सेक्शन 130 में लिखा हुआ था, जिस रिडम्पशन के ऑप्शन में वो आपसे कहेंगे कि अगर आप इतना फाइन, जिसको हम रिडम्पशन फाइन या फाइन इन ल्यू ऑफ कन्फिस्केशन भी कहते हैं, अगर आप इतना पर्टिकुलर फाइन पे करने को तैयार हैं तो ये गुड्स हम आपको रिडीम कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप रिडम्पशन फाइन पे नहीं करेंगे देन हम इन गुड्स को जो होगा वो मार्केट में सोल्ड करेंगे और सेल प्रोसीड जो होगा वो हमारे रहेंगे, बिकॉज ये गुड्स जो हैं कन्फिस्केशन के बाद किसके हो गए हैं, गवर्नमेंट के। तो ये बेटा पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। 67 में सर्च होती थी, सीजर होता था गलत गुड्स का, जिनके मिल जाने पर कन्फिस्केशन कर दिया जाता था, वो गुड्स गवर्नमेंट के हो जाते थे। रिडीम कराता था पर्सन तो ठीक है, फाइन पे करके छोड़ दिए जाते थे, लेकिन नहीं कराता था तो गवर्नमेंट उनको सेल कर देती थी और सेल प्रोसीड्स अपने पास रख लेती थी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब बेटा सेक्शन 67 में एक स्पेशल बात और जो लिखी होती थी वो ये लिखी होती थी कि कोई गुड्स जो कि सीज किए गए हैं, कोई गुड्स जो कि सीज किए गए हैं वो सीज करने के साथ नहीं बेचे जाएंगे, उन पर प्रॉपर कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और वो एंड में बेचे जाएंगे जब वो गुड्स कन्फिस्केशन ऑर्डर की वजह से गवर्नमेंट के हो जाएंगे। लेकिन 67 ने लिखा था अगर सीज किए गए गुड्स पेरिशेबल गुड्स हैं, सीज किए गए गुड्स पेरिशेबल गुड्स हैं, हैजार्डस गुड्स हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू में गिरावट हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए हमने जो गुड्स सीज किए हैं वो ब्रेड सीज करी है विच इज़ अ पेरिशेबल गुड्स, या हमने कोई और गुड्स सीज किए हैं जो कि हजार्डस है, डेंजरस है, जिनको स्टोर करके रखना अपने आप में खतरनाक है। अब उन गुड्स को अगर कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने का इंतजार किया गया और एंड में रिडीम किया गया या बेचा गया तो फिर बहुत दिक्कत होगी। क्यों? उन गुड्स की मार्केट वैल्यू या तो गिर जाएगी या वो हजार्डस है तो नुकसान कर सकते हैं। तो इन गुड्स के रिस्पेक्ट में सेक्शन 67 सबसेक्शन 8 में एक स्पेसिफिकली स्पेशल प्रोविजन ये लिखा हुआ था कि सीज किए गए गुड्स अगर पेरिशेबल और हजार्डस गुड्स है देन ऐसे गुड्स को जो होगा वो कन्फिस्केशन के बाद बेचने की बजाय पहले भी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, पहले भी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। नॉर्मली गुड्स कब बेचते हैं? एंड में, कन्फिस्केशन ऑर्डर पास होने के बाद। लेकिन 67(8) वो ये कहता था पेरिशेबल गुड्स या हैजार्डस गुड्स, और वो गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताती थी अगर वो वाले गुड्स होंगे तो उनके रिस्पेक्ट में कन्फिस्केशन कंक्लूड होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उन वाले गुड्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। आर यू ओके विद दिस? अब बेटा जो डिस्पोज ऑफ का तरीका था वो प्रेस्क्राइब्ड किया जाएगा, और वो बेटा बेसिकली रूल 141 में प्रेस्क्राइब्ड किया गया था, रूल 141 में प्रेस्क्राइब किया गया था जिसमें अमेंडमेंट हुई है। अब रूल 141 कहता क्या था? वो ये कहता था कि कमिश्नर डिस्पोज ऑफ करेगा, वो ये कहता था कमिश्नर जो होगा वो डिस्पोज ऑफ करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी, सेक्शन 67(8) ये कहता था प्रॉपर ऑफिसर डिस्पोज ऑफ करेगा, जबकि रूल 41 क्या कहता था? कमिश्नर डिस्पोज ऑफ करेगा। अब सेक्शन में जब ये कहा गया था प्रॉपर ऑफिसर डिस्पोज ऑफ करेगा, तो बेटा प्रॉपर ऑफिसर जो सेक्शन 67 में एक्ट करते हैं सर्च और सीजर का, वो कौन होते हैं? मैंने बताया जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के लेवल का ऑफिसर। लेट्स सपोज जॉइंट कमिश्नर ने सर्च एंड सीजर का काम करवाया, तो अब पेरिशेबल गुड्स हैं और उनका डिस्पोज ऑफ करना है, तो एज पर सेक्शन 67 जॉइंट कमिश्नर एज अ प्रॉपर ऑफिसर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लेकिन रूल क्या कह रहा है? कमिश्नर करेगा। क्या एक्ट और रूल्स में कन्फ्लिक्ट हो गया? यस।
एक्ट के हिसाब से छोटे लेवल ऑफ ऑफिसर कर सकता है, बट रूल के हिसाब से तो कमिश्नर बड़ा लेवल ऑफ ऑफिसर करेगा, तो ये बात गलत होगी। और आप सभी जानते हैं रूल्स कभी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूल 141 में अमेंडमेंट करी और यहां जो कमिश्नर वर्ड लिखा गया था उसकी बजाय यहां इन्होंने प्रॉपर ऑफिसर वर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया, ताकि ये जो इनकंसिस्टेंसी हो रही थी वो रिजोल्व हो जाए। तो दैट्स द सिंपल अमेंडमेंट। 67(8) में प्रॉपर ऑफिसर के पास डिस्पोजल की पावर थी पेरिशेबल एंड हजार्डस गुड्स की। रूल में कमिश्नर लिखा हुआ था, जो इनकंसिस्टेंसी कंफ्लिक्ट दे रहा था उसको रिजोल्व किया गया है, कमिश्नर को हटा करके प्रॉपर ऑफिसर लिखा गया है। बट आई डोंट थिंक सो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस इज अ बेसिक थिंग। तो इसको आप जो होगा एक रीड ओनली बेसिस वाली अमेंडमेंट समझ के कर लीजिएगा। यहां पर मैंने ये रूल 141 दे दिया है, आप इसको आगे खुद से पढ़ लीजिएगा। रीड ओनली बेसिस की अमेंडमेंट रहेगी बेटा। ये आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 78। यहां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अपील्स एंड रिवीजन वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। अपील्स एंड रिवीजन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए और हमने इसे बहुत डिटेल में किया हुआ है। अब इस चैप्टर में अमेंडमेंट बड़ी सिंपल हुई है, बड़ी सिंपल हुई है। ये चैप्टर का टाइटल है बेटा अपील एंड रिवीजन। रिवीजन वाले कंसेप्ट को लेकर के छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। रिवीजन को लेकर के बेटा सेक्शन 108 ऑफ CGST एक्ट में प्रोविजन थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर GST के ऑफिसर के द्वारा कोई ऑर्डर GST एक्ट में पास किया जाता है पर वो ऑर्डर एरनेस है, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ऑफिसर ने वो ऑर्डर गलत पास कर दिया है, इलीगल पास कर दिया है और उससे डिपार्टमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो सेक्शन 108 में ये कहा गया था कि एक अथॉरिटी रहेगी, रिवीजनल अथॉरिटी, जिसको ये पावर रहेगी कि GST ऑफिसर जो गलत ऑर्डर पास करे उन ऑर्डर्स को वो उठा करके जो है वो रिवाइज कर दे। तो सेक्शन 108 में रिवीजनल अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी होती थी, जिसको ये पावर थी कि अगर कभी भी GST का ऑफिसर कोई इलीगल एरनेस ऑर्डर विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू पास करेगा तो रिवीजनल अथॉरिटी उसके उस ऑर्डर को उठा करके रिवाइज करेक्ट कर देगी। अब रिवीजनल अथॉरिटी कौन होगी? रिवीजनल अथॉरिटी कौन होगी? तो रिवीजनल अथॉरिटी को उन्होंने बेटा सेक्शन 299 में डिफाइन किया था और 299 ये कहता था रिवीजनल अथॉरिटी वो होगी जो हम नोटिफाई करेंगे। तो हम किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को नोटिफाई करेंगे सेक्शन 108 में रिवीजन की एक्टिविटी को करने के लिए, और जिसको भी हम नोटिफाई करके अपॉइंट करेंगे वो बन जाएगी रिवीजनल अथॉरिटी। अब बेटा पहले उन्होंने किसी भी अथॉरिटी को एज अ रिवीजनल अथॉरिटी नोटिफाई नहीं किया था। उन्होंने रिवीजन का कंसेप्ट तो बना रखा था, बट रिवीजन के लिए कौन सी अथॉरिटी काम करेगी वो रिवीजनल अथॉरिटी उन्होंने नोटिफाई नहीं करी थी। GST नया नया आया था, बहुत ज़्यादा ऑर्डर पास ही नहीं हो रहे थे कि रिवीजन का इशू आए, पर अब GST को आए हुए इनफ पीरियड हो गया है, असेसिस के अगेंस्ट ऑर्डर्स भी पास किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऑफिसर गलत ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो रिवीजन की ज़रूरत भी है। और क्योंकि ज़रूरत है तो उन्होंने फाइनली रिवीजनल अथॉरिटी को जो है वो नोटिफाई किया है। उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और उसमें उन्होंने रिवीजनल अथॉरिटी कौन होगी उसके बारे में चर्चा करी है। तो वो सिंपली इस डायग्राम के बेसिस पर आप याद रख लेंगे। नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि अगर जो गलत ऑर्डर पास किया गया बाय द GST ऑफिसर, ऑर्डर इन ओरिजिनल, वो अगर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर ने पास किया है, अगर ऑर्डर जो कि रिवाइज किया जाना है वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रैंक के ऑफिसर ने पास किया है, तो फिर रिवीजनल अथॉरिटी उस ऑर्डर के रिवीजन का राइट जो होगा वो उन्होंने किसको दिया? प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर को। ऑन द अदर हैंड अगर जो ऑर्डर रिवाइज किया जाना है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या सुपरिंटेंडेंट के लेवल ऑफ ऑफिसर ने पास किया, तो उन ऑर्डर्स को रिवाइज करने का राइट वो दिया गया ज्वाइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर को। तो रिवीजनल अथॉरिटी जो है वो बेटा दो डिफरेंट लेवल की अथॉरिटीज हैं। अगर गलत ऑर्डर जो रिवाइज किया जाना है वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की रैंक के ऑफिसर ने पास किया,
तो रिवीजनल अथॉरिटी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रहेगी। अगर गलत ऑर्डर जो रिवाइज किया जाना है वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ने पास किया तो रिवीजनल अथॉरिटी जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर रहेगा। आई थिंक सो दिस इज क्वाइट अ सिंपल अमेंडमेंट, नथिंग वेरी टेक्निकल, सिंपल मेमोराइज करना है आपको, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा अपील के चैप्टर में जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है, इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है। गवर्नमेंट ने आरओडी ऑर्डर एक इशू किया है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया है सेक्शन 172 में जो उनके पास पावर होती है उनको यूज करके। सिचुएशन समझना बेटा, जीएसटी में मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो क्या करता है, एक टैक्स पेयर के अगेंस्ट, लेट्स सपोज मिस्टर ए के अगेंस्ट सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स करता है और 74 में प्रोसीडिंग करके वो उसके अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो पास कर देता है। अब उसने जो ऑर्डर पास किया है, लेट्स सपोज वो ऑर्डर से मिस्टर ए जो टैक्स पेयर है वो एग्रीव्ड है। अब अगर वो एग्रीव्ड है तो जीएसटी ने उसे क्या राइट दिया है, जीएसटी ने उसे क्या राइट दिया है कि वो जो है वो अपील फाइल कर सकता है। अब अपील का चैनल जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल की जाती है एज पर सेक्शन 107, दूसरी अपील जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल की जाती है एज पर सेक्शन 112, तीसरी अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास फाइल की जाती है एज पर सेक्शन 117 एंड फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट के पास होती है एज पर सेक्शन 118। आई होप ये सारे सेक्शन आप लोगों के टिप्स पर हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी से अपील स्टार्ट होती है जो सब्सिक्वेंटली मूव करती है अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब बेटा आपको ये भी याद होगा, आपकी जो अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल होती है, आपकी जो अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल होती है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, आपको याद है हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट था, अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेटा एक तो थी नेशनल बेंच जो दिल्ली में थी, और इसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल की डिफरेंट स्टेट में स्टेट बेंचेस भी जो थी वो खोली गई थी। एंड नेशनल बेंच की फर्दर हमारे पास रीजनल बेंचेस भी होती थी एंड स्टेट बेंच की हमारे पास फर्दर एरिया बेंचेस भी होती थी। आई होप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग। ट्रिब्यूनल जो था जीएसटी में उसकी नेशनल बेंच होती थी दिल्ली में, और ज़रूरत पड़ने पर उसकी रीजनल बेंचेस भी हो सकती थी, एंड उसके अलावा स्टेट बेंचेस होती थी ट्रिब्यूनल की हर स्टेट में, और स्टेट के अंदर भी अगर स्टेट बहुत वाइडर एरिया का है तो उसमें एरिया बेंचेस हो सकती थी। ये बेंचेस का कंसेप्ट क्या था याद करो। नेशनल बेंच जो ट्रिब्यूनल की होती थी ये बेटा सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई वाले इशू सुनती थी, और जो अदर इश्यूज अगर इन्वॉल्व होते थे तो वो नेशनल बेंच नहीं सुनती थी, वो आपकी सुनती थी स्टेट बेंच अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप आपको प्रोविज़न याद है। अच्छा, और फर्दर याद करिएगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच सुनती थी, और उसके बाद वो इशू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता था आगे। अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई के इशू थे तो वो स्टेट बेंच सुनती थी, और वो अगर आगे अपील में जाते थे तो वो हाई कोर्ट में जाते थे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। याद है क्या प्रोविजंस? याद है सर। अच्छा, अब सुनो, एक टैक्स पेयर उसके अगेंस्ट ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, वो उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो उसने अपील कहाँ फाइल कर दी? अपीलेट अथॉरिटी के पास एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107। अब अपीलेट अथॉरिटी में अगर वो अपील फाइल करता है लेकिन हार जाता है तो वो क्या करेगा? वो आगे अपील फाइल करेगा टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इस अपील को फाइल करने के लिए उसे 3 महीने दिए जाते हैं। 3 महीने, और 3 महीने कहाँ से गिनने होते हैं? अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था जो उसके अगेंस्ट आया और उसे कम्युनिकेट किया गया, वहाँ से 3 महीने के अंदर उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो है वो अपील फाइल करनी होती है। सेक्शन 112 ये कहता था ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई टैक्स पेयर अपील फाइल करेगा अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी तो वो 3 महीने के अंदर फाइल करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आया है तो डिपार्टमेंट भी उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है, और अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा तो डिपार्टमेंट को उन्होंने कितना टाइम लिमिट दिया था? 6 मंथ्स।
तो अपीलेट ट्रिब्यूनल से आगे अगर टैक्स पेयर आता था असेसी तो टाइम लिमिट कितनी दी गई थी 3 मंथ्स, लेकिन अगर डिपार्टमेंट आता था अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास तो उसे टाइम लिमिट कितनी दी गई थी 6 मंथ्स। ये बातें लिखी हुई थी सेक्शन 112 में, ठीक है। अब सुनिएगा बेटा, अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी में है जिसके पास 112 में अपील फाइल करनी है, हमने बताया इस अपीलेट ट्रिब्यूनल की ना बेटा नेशनल बेंच होगी एंड स्टेट बेंच होगी, और नेशनल बेंच में भी फर्दर रीजनल बेंचेस और एरिया बेंचेस हो सकती है। अब हुआ क्या बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल की ये जो भी बेंचेस बनाई जानी थी, इन बेंचेस को बनाने में गवर्नमेंट से डिले हो गया, इन बेंचेस को बनाने में गवर्नमेंट से डिले हो गया। अब अगर बेंचेस नहीं बनी तो फिर बेटा अपील फाइल कैसे करें, क्योंकि ट्रिब्यूनल की बेंचेस बनेंगी तो कंसर्न पर्सन जो होगा वो अपील फाइल करेगा। अब गवर्नमेंट के एंड पे से इन बेंचेस को बनाने में डिले हो गया, और जब तक बेंचेस है नहीं तो पर्सन अपील कहाँ फाइल करे, पर्सन अपील फाइल नहीं कर पा रहा। और प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि अपील फाइल करने का टाइम लिमिटेशन था और वो टाइम लिमिटेशन खत्म हो गया, लेकिन वो बेंचेस बनी ही नहीं। अब जब बेंचेस बनी तो टाइम लिमिटेशन नहीं है, क्या असेसी को इस बात से तकलीफ हो जाएगी? यस। क्या डिपार्टमेंट को भी तकलीफ हो सकती है? यस, अगर डिपार्टमेंट ने अपील फाइल करनी थी तो बेटा उन्होंने अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया। उन्होंने बोला अगर जो व्यक्ति अपील में जाना चाहता है, असेसी या डिपार्टमेंट व्हाटसोएवर, अगर वो व्यक्ति अपील में जाना चाहता है एंड लेट्स सपोज वो प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू नहीं है, वो स्टेट बेंच के पास जाना चाहता है, अगर जिस स्टेट का वो असेसी है वो उस स्टेट की बेंच के पास अपील फाइल करना चाहता है, अगर वो स्टेट बेंच हम बना चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो विद इन टाइम लिमिट अपील फाइल करे। पर अगर वो स्टेट बेंच हमने नहीं बनाई है तो फिर जो टाइम लिमिट होगी वो टाइम लिमिट जो होगी वो अलग तरीके से कंप्यूट जो होगा वो की जाएगी। वैसे नॉर्मल टाइम लिमिट क्या है, ऑर्डर पास करने के बाद, ऑर्डर मिलने के 3 महीने या 6 महीने के अंदर अपील फाइल करनी है। पर जहां अपील फाइल करनी है अगर वो बेंच बनी ही नहीं हुई है तो फिर आपका टाइम लिमिटेशन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगा। तब आपका टाइम लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होगा, जिस दिन वो बेंच जो होगी वो खुल जाएगी। एक बार जरा पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल बेंचेस इन मैनी स्टेट। ट्रिब्यूनल की बेंचेस बहुत सारे स्टेट में खोली जानी थी पर वो नहीं बना पाए, जिसकी वजह से फाइलिंग अपील की टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना ज़रूरी हो गया। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड इट्स बेंचेस आर टू बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। इन मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दीज बेंचेस हैव नॉट येट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, बनी ही नहीं। ड्यू टू दिस एग्रीव्ड पर्सन may be assessee, may be department is not able to file appeal within the limitation period. For removal of this difficulty, ROD order has been issued in exercise of the power given by section 172. और वो ROD order ने क्या कहा देखो, through this order time limitation has been specified. सेक्शन 112 ने लिखा क्या हुआ था और ROD order ने कर क्या दिया, दोनों बातें मैंने लिखी है। सेक्शन 112 ने क्या लिखा हुआ था, टैक्स पेयर को अपील 3 महीने में फाइल करनी है। कहाँ से, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो जा रहा है वो ऑर्डर जब उसे कम्युनिकेट किया गया था वहाँ से 3 महीने, और डिपार्टमेंट को जो टाइम लिमिटेशन दिया गया था वो 6 मंथ्स का दिया गया था। पर अब उन्होंने ROD ऑर्डर इशू करके जो नई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करी है वो क्या प्रेस्क्राइब करी है, टैक्स पेयर के लिए 3 महीने, डिपार्टमेंट के लिए 6 महीने। लेकिन किस दिन से गिने जाएंगे, तो वो कहते हैं अब आप ये टाइम लिमिटेशन देखोगे फ्रॉम द लेटर ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स, फ्रॉम द लेटर ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स। नंबर 1 डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर जिससे आप एग्रीव्ड है, या फिर द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और द स्टेट प्रेसिडेंट एज द केस मे बी ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्स ऑफिस। अब इन्होंने जो टाइम लिमिटेशन लिख दी है वो क्या लिख दी है, उन्होंने बोला जी जिस दिन आपको वो ऑर्डर मिला था वो दिन, एंड जिस दिन आपको अपील फाइल करनी थी जिस बेंच में, उस बेंच के प्रेसिडेंट ने उस बेंच को जिस दिन ज्वाइन किया, मतलब जिस दिन बेसिकली वो बेंच ऑपरेशनल हो गई। तो आपको बेंच जिस दिन ऑपरेशनल हो गई प्रेसिडेंट को ज्वाइन करने की वजह से,
उस दिन को देखना है और जिस दिन आपको ऑर्डर मिला था उस दिन को देखना है, और इन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगी वहाँ से अब आपका टाइम लिमिटेशन, टैक्स पेयर हो तो 3 महीने का और डिपार्टमेंट हो तो 6 महीने का जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि एक टैक्स पेयर को यूपी स्टेट का टैक्स पेयर था, उसे यूपी स्टेट में अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच के पास अपील फाइल करनी थी, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी थी वो ऑर्डर उसे जून 2020 में मिला, और जब उसे ऑर्डर मिला तो उस ऑर्डर के मिलने के टाइम पर ऑलरेडी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच फंक्शनल थी, ऑलरेडी फंक्शनल थी, वो पहले से चल रही थी। तो अब आपको जो 3 महीने गिनने होंगे वो ऑर्डर से गिनने होंगे। क्यों? क्योंकि बेंच ऑलरेडी फंक्शनल है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, आप ऑर्डर से 3 महीने में पास करोगे। लेकिन अगर वो बेंच फंक्शनल ही नहीं थी, ऑर्डर आपके हाथ में था लेकिन आप बेंच थी ही नहीं, तो ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते, अपील फाइल कर ही नहीं सकते थे, तो उस केस में आप इंतज़ार करें, जिस दिन वो अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच खुल करके फंक्शनल हो जाएगी, प्रेसिडेंट ज्वाइन कर लेगा, आपका टाइम लिमिटेशन वहां से 3 महीने का जो होगा वो काउंट किया जाएगा। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय ईच ऑफ यू। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ का ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद बेटा आगे के मिसलेनियस प्रोविजंस की जो अमेंडमेंट है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ मिसलेनियस प्रोविज़न की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।